जून 2008। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे गिरते हुए स्टॉक चार्ट्स और सस्ती सिगरेटों की बदबू महसूस हुई। मैं हैचिंग सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर में खड़ा था, एक ऐसी जगह जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। हॉल के ऊपर लगे विशाल स्क्रीन पर हरे अंक लगातार नीचे गिर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एक आदमी ने अपनी पानी की बोतल को इतनी जोर से दबाया कि वह उसके हाथ में ही फट गई। एक औरत फोन पर रो रही थी और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से गिड़गिड़ा रही थी। हॉल के बीचों बीच फूलों वाली चमकीली शर्ट पहने एक आदमी जमीन पर बैठा था, बिल्कुल निश्चल। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। यह चीनी शेयर बाजार के इतिहास की सबसे भयानक गिरावट थी। इंडेक्स कभी 6,000 अंकों से ऊपर था, लेकिन अब वह पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह नीचे जा रहा था। हर डेस्क पर कर्मचारी फोन उठाकर लोगों को बुरी खबरें सुना रहे थे। कैलकुलेटरों पर उंगलियां लगातार चल रही थीं और लोग अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। हर स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा था। लोगों की जिंदगी भर की बचत उनकी आंखों के सामने गायब हो रही थी। मेरा नाम लिन फैन है। 5 मिनट पहले तक मैं 32 साल का था। मैं देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में एआई आर्किटेक्ट के रूप में काम करता था। 2024 में मैं हमारी अगली पीढ़ी के एआई मॉडल के कोर सिस्टम को दोबारा तैयार कर रहा था। 3 रातों तक बिना सोए काम करना, खाली ऑफिस में चमकती स्क्रीनें, और फिर अचानक मेरा दिल जवाब दे गया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं यहां था, 16 साल अतीत में, एक पुराने ट्रेडिंग हॉल में जो पुरानी मशीनों और टूट चुके लोगों से भरा हुआ था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, पतले, मुलायम, जवान। मैं कांच के दरवाजों तक गया और अपना प्रतिबिंब देखने लगा। 18 साल, हाई स्कूल खत्म होने के बाद वाली गर्मियां, एक ऐसा चेहरा जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मैं वापस आ गया, मैंने धीमे से कहा। मेरे होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसी समय मेरी उंगलियां जेब में रखी किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराईं। वह नोकिया नहीं था, न ही कोई फ्लिप फोन। वह मेरा 2024 वाला टेस्ट फोन था। वही फोन जिसे मैं हर जगह अपने साथ रखता था। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, लेकिन उसका वजन बिल्कुल असली था। इस फोन के अंदर मेरी पूरी जिंदगी का काम मौजूद था। एक ऑफलाइन एआई, पूरा लोकल डेटाबेस उसके अंदर सुरक्षित था। मैंने फोन को सीने से लगा लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अतीत में वापस आ चुका था और भविष्य भी मेरे साथ आ गया था। मैं लोगों की नजरों से बचते हुए एक मोटे कंक्रीट के खंभे के पीछे चला गया। पावर बटन दबाते समय मेरा अंगूठा कांप रहा था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, स्क्रीन तुरंत जल उठी। बीच में एक हल्का नीला गोला दिखाई दिया। न कोई लोडिंग, न कोई देरी। स्क्रीन पर सिर्फ एक चमकता हुआ आइकन था। मैंने सांस रोक ली और उसे टैप कर दिया। कुछ ही सेकंड में सिस्टम चेक पूरा हो गया। नेटवर्क नहीं था, लेकिन लोकल डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित था। सब कुछ अब भी मौजूद था। 2024 तक का पूरा डेटा इसी डिवाइस में सेव था। स्टॉक रिकॉर्ड्स, टेक्निकल फाइलें, दुनिया की बड़ी घटनाएं। 16 साल की जानकारी मेरी उंगलियों पर थी। स्क्रीन पर इतना डेटा था जितना इस पूरी इमारत का कोई कंप्यूटर भी संभाल नहीं सकता था। उस दौर में जब स्मार्टफोन का अस्तित्व भी नहीं था, यह फोन किसी हथियार से कम नहीं था। मैंने सर्च बार खोला और टाइप करना शुरू किया। 12 जून 2008। मैंने आज की तारीख डाली। क्वेरी अभी सर्च बार में ही थी कि एआई ने जवाब दे दिया। पूरा स्टॉक चार्ट मेरी आंखों के सामने खुल गया। आज के हर प्राइस मूवमेंट का रिकॉर्ड पहले से मौजूद था। आज मार्केट क्रैश कर चुकी थी। लगभग हर स्टॉक अपनी सबसे निचली लिमिट तक गिर चुका था, लेकिन एक नाम बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा था, हैचिंग होल्डिंग्स। आज दोपहर 2:45 बजे सब कुछ बदलने वाला था। एक लीक हुई बिजनेस डील सामने आने वाली थी। जैसे ही खबर बाहर आएगी, बड़ा पैसा अंदर घुसेगा और यह स्टॉक सीधा ऊपर उड़ जाएगा। दिन की सबसे निचली कीमत से लेकर सबसे ऊंची कीमत तक। चार्ट पर एक सीधी खड़ी लाइन बनी हुई थी। सिर्फ एक दोपहर में 20% का उछाल। मैं उन अंकों को घूरता रह गया। यह सच था, यह आज ही होने वाला था। यहीं, अभी 20% का मुनाफा। और पूरी दुनिया में सिर्फ मैं था जिसे इसकी जानकारी थी। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट थे। मुख्य बोर्ड पर लगी घड़ी 2:05 दिखा रही थी। हैचिंग होल्डिंग्स अभी भी बोर्ड पर मौजूद था, 9.8% नीचे, लोअर लिमिट पर फंसा हुआ। बेचने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इस हॉल में कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी नहीं, सिवाय मेरे। लेकिन एक समस्या थी।
मैंने अपनी जेब टटोली। एक मुड़ा तोड़ा 50 युआन का नोट और एक आईडी कार्ड, बस यही मेरी पूरी संपत्ति थी। अगर मैं उस 50 युआन को दोगुना भी कर लेता तो मेरे पास सिर्फ 100 युआन होते। उससे कुछ नहीं होने वाला था। मुझे बड़े पैसे चाहिए थे, किसी और के पैसे। मेरी नजर हॉल में घूमी और जाकर उस फूलों वाली शर्ट पहने आदमी पर रुक गई। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ था। मैं उसे जानता था, अपने पिछले जीवन से। उसकी पूरी कहानी बाद में खबरों में आई थी। चाओ दाहू, हैचेंग का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रेडर। उसने अपना सब कुछ मार्केट में झोंक दिया था, अपना घर, अपनी कार और अपनी आखिरी बचत तक। मूल समय रेखा में वह आज सब कुछ हार गया था, फिर इसी इमारत के बाहर जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई थी। 32 साल का दिमाग और इतिहास बदलने के लिए सिर्फ 40 मिनट। दाहू अपनी सीट पर बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। लाल अंक लगातार नीचे गिर रहे थे। मैं उसके सामने जाकर रुका। अपना पैसा वापस कमाना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में पूछा। उसके लिए मैं कोई नहीं था, बस काले स्वेटर में खड़ा एक लड़का। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसे समझ नहीं आया कि मैं उसके सामने क्यों खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। दफा हो जाओ, वह झल्लाकर बोला। मैं व्यस्त हूं। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। उसके पीछे हैचिंग का चार्ट अब भी गिर रहा था। उसने फिर मेरी तरफ देखा, इस बार ज्यादा ध्यान से, जैसे मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा, तुम्हारी पूरी पोजीशन सिर्फ एक स्टॉक में फंसी हुई है, हैचिंग होल्डिंग्स, 8 लाख युआन। सारा पैसा उसी में फंसा हुआ है। क्या मैं गलत हूं? मैंने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। यह संख्या किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे एआई ने उसके हाथ में पकड़ी हुई मुड़ी तुड़ी ट्रेडिंग स्लिप पहले ही स्कैन कर ली थी। कागज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन एआई ने उसी से पूरी तस्वीर तैयार कर ली थी। उसके मुंह खोलने से पहले ही मुझे उसकी पूरी पोजीशन की जानकारी मिल चुकी थी। दाहू तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शक भर गया। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह जरूरी नहीं है। मैंने मुख्य बोर्ड की तरफ इशारा किया। मार्केट बंद होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी हैं। हैचिंग अभी लोअर लिमिट पर फंसा हुआ है। कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते कि कल भी आज जैसा हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनो। उसका चेहरा सख्त हो गया। एक ऐसा लड़का जिसने अभी स्कूल भी खत्म नहीं किया, वह मुझे स्टॉक सिखाएगा? उसने बाहें बांध ली और मुझे घूरने लगा। वह अब भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे स्टॉक्स की जानकारी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उसकी मदद नहीं करता तो आज रात तक वह मर चुका होता। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। 18 साल का शरीर, मैंने कहा। असली बात कुछ और है। मैं थोड़ा और करीब गया और आवाज धीमी कर दी। मेरे पास अंदर की खबर है। मैं उसके कान के पास झुक गया। 2:45 बजे बड़ा पैसा मार्केट में घुसेगा और प्राइस आसमान छू लेगी। मैं पीछे हटा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस इतना ही काफी था। अब वह सोचने पर मजबूर हो चुका था। तुम्हारे पास कितना कैश बचा है? मैंने फोन की तरफ देखते हुए पूछा। वह साफ तौर पर हिल चुका था, शायद इसलिए क्योंकि मैं वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मेरी आंखों में वह अनुभव था जो किसी 18 साल के लड़के में नहीं होना चाहिए था। हम दोनों उसकी सीट पर बैठ गए। स्क्रीन सामने चमक रही थी। 50,000, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे हैं। बेटी, शब्द बोलते समय उसकी आवाज टूट गई। जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी आंखों के पीछे छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने घड़ी देखी। 2:10 बजे। मार्केट बंद होने में 35 मिनट बाकी थे। 50,000 काफी हैं? मैंने कहा। सारा पैसा हैचिंग में लगा दो, सबसे निचली कीमत पर। अभी। दाहू अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। तुम पागल हो? लोअर लिमिट पर बेचने वालों के हजारों ऑर्डर पड़े हैं और स्क्रीन पर भी बिल्कुल वही दिखाई दे रहा था। हर तरफ लाल रंग, हर तरफ बेचने वाले। मैंने शांत स्वर में कहा, वे सब नकली ऑर्डर हैं। बड़े खिलाड़ी लोगों को डराने के लिए उन्हें लगाते हैं, जबकि खुद चुपचाप खरीदारी करते रहते हैं। मैंने यह बात बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कही। यह झूठ था, लेकिन जरूरी झूठ, क्योंकि सच्चाई इससे भी ज्यादा सरल थी। मेरे एआई ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि आज क्या होने वाला है। 2:45 पर ये सारे सेल ऑर्डर गायब हो जाएंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, अभी खरीद लो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर ज्यादा देर कर दी तो कीमत तुम्हारे सामने भाग जाएगी। दाहू अब भी हिचकिचा रहा था। मुझे उसे बस एक आखिरी धक्का देना था। तुम पहले ही अपने 8 लाख में से 5 लाख गंवा चुके हो,
तो और 50,000 का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं सही निकला तो मार्केट बंद होने से पहले तुम्हारा अकाउंट 20% ऊपर होगा, और अगर कल ओपनिंग पर बेच दिया तो तुम अपना आधे से ज्यादा नुकसान वापस निकाल लोगे। फैसला तुम्हारा है। दाहू ने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। उसे सिर्फ हरे अंक दिखाई दे रहे थे, और इस मार्केट में हरा रंग भी नुकसान का संकेत बन चुका था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। मैं उसकी आंखों में देख सकता था। ये उस इंसान की आखिरी जंग थी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ठीक है, वह दांत भींचते हुए बोला, अगर डूबना ही है तो पूरी तरह डूबूंगा। वह तेजी से ट्रेडिंग डेस्क की तरफ भागा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन हल्का सा चमका। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, ट्रस्ट लेवल 85% मूवमेंट आने में 34 मिनट सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। इस नई जिंदगी का पहला असली फायदा पैसा नहीं होने वाला था, बल्कि एक ऐसा आदमी जो अब मेरा एहसानमंद था। मिनट धीरे धीरे बीतने लगे। हमारे आसपास पूरा हॉल गिरते हुए मार्केट को कोस रहा था, लेकिन मेरी और दाहू की नजर सिर्फ एक नाम पर थी, हैचिंग होल्डिंग्स। हम दोनों ट्रेडिंग फ्लोर के बीच खड़े इंतजार कर रहे थे। दाहू हाथ बांधे खड़ा था और मैं अपने फोन को पकड़े हुए था। 2:40 बजे। स्टॉक अब भी नहीं हिला था। दाहू का चेहरा पीला पड़ चुका था। स्क्रीन पर अब भी -9% लिखा हुआ था। हैचिंग होल्डिंग्स अब भी लोअर लिमिट पर फंसा हुआ था। एक भी खरीदार नहीं। लड़के, दाहू दांत भींचते हुए बोला, तुम मेरे साथ खेल तो नहीं रहे। वह मेरे और करीब आ गया। इस स्टॉक में तो कोई हरकत ही नहीं हो रही। शांत रहो, मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। बस देखते रहो। 2:44 बजे। 1 मिनट बाकी। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। हैचिंग के सेल ऑर्डर्स बढ़ना बंद हो गए थे। 2:45, 0 सेकंड, 3, 2, 1। अचानक पूरा बोर्ड चमक उठा। हैचिंग होल्डिंग्स +20% स्टॉक को दबाकर रखने वाली सेल ऑर्डर्स की पूरी दीवार एक झटके में गायब हो गई। पूरे हॉल में लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। बाएं ऑर्डर्स बाढ़ की तरह स्क्रीन पर टूट पड़े। एक के बाद एक हर प्राइस लेवल पार होता चला गया। पास बैठी एक महिला अपनी स्क्रीन को घूरते हुए जड़ हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चार्ट की लाइन सीधी ऊपर उठ गई। कुछ ही सेकंड में डेली लो से डेली हाई तक पूरा हॉल पागल हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, स्क्रीन की तरफ उंगलियां दिखा रहे थे। मेरे फोन पर प्रॉफिट का आंकड़ा 9,000 पार कर गया। मुख्य बोर्ड पर भी पुष्टि हो चुकी थी। हैचिंग होल्डिंग्स ने डेली लिमिट अप छू लिया था। दाहू अपनी स्क्रीन को फटी आंखों से देख रहा था, बिल्कुल स्थिर। उसके अकाउंट में नुकसान के लाल अंक धीरे धीरे हरे रंग में बदल रहे थे। एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हैचिंग होल्डिंग्स डेली लिमिट अप। वापसी पूरी हो चुकी थी। फोन पर मुनाफा 19,000 पार कर गया। उसके लगाए हुए 50,000 लगभग दोगुने हो चुके थे, सिर्फ 3 मिनट में। दिन के सबसे निचले स्तर से सीधे सबसे ऊंचे स्तर तक। दाहू इतनी तेजी से कुर्सी से उछला कि कुर्सी पीछे दीवार से टकरा गई। हमारे आसपास दूसरे ट्रेडर्स अपने सिर पीट रहे थे। कुछ लोग गुस्से में डेस्क पर मुक्के मार रहे थे, क्योंकि वे समय रहते नहीं खरीद पाए थे। दाहू उस अफरा तफरी के बीच खड़ा था, जैसे कोई आदमी अभी अभी बुरे सपने से जागा हो। वह काउंटर पर झुक गया, तेज तेज सांसें ले रहा था। चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ राहत थी। फिर वह अचानक मुड़ा और भीड़ में मुझे ढूंढने लगा। हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन मैं अब भी उसी खंभे के सहारे खड़ा था, शांत, उसे देखते हुए। मेरे लिए यह तो बस शुरुआत थी। आखिरकार दाहू की नजर मुझ पर पड़ गई। वह इतनी तेजी से मेरी तरफ आया कि लगा अभी घुटनों के बल बैठ जाएगा। वह मेरे सामने आकर रुक गया। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई चमत्कार हूं। वह उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान था। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? उसने पूछा। उसके चेहरे से अब भी पसीना बह रहा था। बस लीन फैन कहो, मैंने जवाब दिया। मैंने जो 50,000 लगाए थे, वह उत्साह से कांपती आवाज में बोला, उनसे ही 10,000 का फायदा हो गया। और जो शेयर पहले से मेरे पास थे, उन्हें मिलाकर आज मैंने 1 लाख से ज्यादा वापस कमा लिया। वह और करीब झुक गया। मास्टर, कल क्या करना है? बेच दूं? कल ओपनिंग होते ही यह 5 पॉइंट और ऊपर जाएगा, मैंने कहा। उसके बाद सब बेच देना, एक भी शेयर मत बचाना। दाहू ने तुरंत सिर हिला दिया। अब वह मेरी हर बात मानने को तैयार था। इसी बीच उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने तुरंत अपना बैग खोला, अंदर से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। एक छोटा सा धन्यवाद मास्टर, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। मैंने बिना झिझक
2000 युआन उठा लिए। वह पैसा मेरा था, मैंने कमाया था। और 2008 में 2000 युआन एक बेहतरीन शुरुआती पूंजी थी। धन्यवाद, मैंने कहा। अपना नंबर दो, जल्दी, मुझे कुछ कामों में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि वह तुरंत मान गया। जो भी आदेश देंगे मास्टर, मेरी जान भी हाजिर है। उसने हल्का सा झुककर एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। डेफा बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग कंपनी, जनरल मैनेजर झाओगांग। तो यह उसका असली नाम था, झाओगांग। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। बिल्डिंग मटेरियल्स, यह जानकारी अचानक बहुत महत्वपूर्ण लगने लगी। यूचू के परिवार की फैक्ट्री जल्द ही बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लाई चेन टूटने वाली थी। और अब मेरे पास उसी इंडस्ट्री का एक सीधा संपर्क था। मैं मुस्कुरा दिया, फिर मुड़कर बाहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, धूप की तेज रोशनी अंदर आ गई। मेरी जेब में 2000 युआन थे और दिमाग में एक नई योजना। लेकिन सबसे पहले मुझे जल्दी करनी थी। यूचू के पिता के सब कुछ खोने से पहले हर दिन की कीमत थी। घड़ी चल चुकी थी। मुझे इस पैसे को जल्दी से जल्दी किसी बड़ी चीज में बदलना था। और 2008 में, अगर तुम्हें सही जगह पता हो, तो मौके हर तरफ बिखरे पड़े थे। शेयर मार्केट ही एकमात्र रास्ता नहीं था। एक और जगह थी जहां मेरी स्किल्स तेजी से पैसा बना सकती थी। मैंने फोन निकाला। एआई की स्क्रीन तुरंत जल उठी। मेरे लिए कुछ खोजो, मैंने कहा। 2008 में इस समय कोई बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम या रिवॉर्ड मौजूद है क्या? सिस्टम ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट सामने आ गया। आज रात 8 बजे एक मशहूर एंटीवायरस कंपनी जिनशान के सर्वर्स पर बड़ा साइबर अटैक होने वाला था। उसी समय पांडा वायरस का नया वर्जन तेजी से फैलने वाला था। और एक हैकर फोरम पर किसी ने उस वायरस का समाधान लिखने वाले के लिए 50,000 युआन का इनाम घोषित किया था। मैं चलते चलते रुक गया। 50,000 युआन। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए काफी थी। मैं तुरंत सबसे नजदीकी इंटरनेट कैफे की तरफ चल पड़ा। 2008 की गर्मी पूरे शहर पर बोझ की तरह छाई हुई थी। सड़कें तप रही थीं, हवा तक बेचैन महसूस हो रही थी। मुख्य सड़क तक पहुंचते पहुंचते मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। जेब में रखे 2000 युआन महत्वपूर्ण थे, लेकिन मैं जानता था जिस साम्राज्य को मैं बनाना चाहता था, उसके सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी। मुझे इससे कहीं ज्यादा चाहिए था, बहुत ज्यादा। मैंने एक लाल टैक्सी रोकी। ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे, मैंने ड्राइवर से कहा। सूफू रोड, हैचिंग का सबसे बड़ा इंटरनेट कैफे, और वही जगह जहां मुझे जाना था। कुछ देर बाद खिड़की से मुझे चमकता हुआ नियॉन साइन दिखाई दिया। मैं पहुंच चुका था। मैंने भारी कांच का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। अंधेरा, शोर और पुरानी मशीनों की भीड़। सैकड़ों मोटे बॉक्सनुमा मॉनिटर्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। यही था असली 2008। मैं धुएं से भरे हॉल में आगे बढ़ता गया। हर तरफ कीबोर्ड की आवाजें थीं, गेम खेलने वालों की चीख पुकार थी, और इंस्टेंट नूडल्स की गंध हवा में तैर रही थी। मैं काउंटर तक पहुंचा। पूरी रात, मैंने कहा। काउंटर पर बैठी लड़की ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैंने 20 युआन का नोट काउंटर पर रख दिया। वह च्युइंग गम चबाती रही, अपनी स्क्रीन पर कुछ टाइप किया, फिर बिना कुछ कहे एक कार्ड मेरी तरफ सरका दिया। मैंने कार्ड उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। धुएं के पार, शोर के पार, हॉल के सबसे पीछे वाले कोने की तरफ, जहां एक पुरानी टूटी फूटी मशीन रखी थी। रास्ते में जिन भी स्क्रीन के पास से मैं गुजरा, उन पर लगभग एक जैसी चीजें चल रही थीं। शूटर गेम्स या फिर फैंटेसी गेम्स, जिनमें छोटे छोटे किरदार गांवों में भाग रहे थे। आखिरकार मुझे अपनी जगह मिल गई, सबसे पीछे वाला कोना। अधिकांश मशीनें बंद पड़ी थीं, सिर्फ एक अब भी काम कर रही थी। उसका माउस धूल की मोटी परत में दबा हुआ था। माउस का लेफ्ट बटन मुश्किल से काम कर रहा था। मैंने जेब से टिश्यू निकाला और उसे साफ किया। काम चल जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथ कीबोर्ड पर रख दिए। तभी बगल से एक गोल मटोल चेहरा मेरे सामने आ गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, इतना पास कि मुझे सिर घुमाना पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा। दापेंग, मुंह में सॉसेज दबाए हुए, गोल चेहरा, वही पुरानी शक्ल। दापेंग, मेरे पूरे हाई स्कूल के 3 सालों का सबसे अच्छा दोस्त। मेरे पिछले जीवन में, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसी आदमी ने अपनी कार बेचकर मुझे पैसे दिए थे। लेकिन अभी वह सिर्फ एक 18 साल का लड़का था, हेडफोन लगाए हुए, किसी ऑनलाइन गेम में डूबा हुआ। उसने अपनी बेबी फेस वाली मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। न कोई चिंता, न कोई बोझ। मैं भी मुस्कुरा दिया। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ।
उसकी स्क्रीन पर कोई फैंटेसी गेम चल रही थी। गांव, मार्केट और एक छोटा सा किरदार मिट्टी वाली सड़क पर दौड़ रहा था। अरे तुम यहां कैसे? उसने पूछा। तुमने तो कहा था कि इन दिनों घर पर आराम करोगे। उसका एक हाथ माउस पर था। आधा गेम खेल रहा था, आधा मेरी बात सुन रहा था। उसने हेडफोन गर्दन पर खींच लिया और जवाब का इंतजार करने लगा। एक जरूरी काम से आया हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। कुछ पल के लिए पुराने जीवन की यादें वापस आ गईं। वह दिन जब उसने अपनी कार की चाबियां मेरी तरफ बढ़ाई थीं, और वही बेवकूफी भरी लेकिन सच्ची मुस्कान। लेकिन मैंने उन यादों को तुरंत दबा दिया। भावुक होने का समय नहीं था। इस समय हर सेकंड पैसे के बराबर था। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। ब्राउजर खुला। कोड की लाइनों से स्क्रीन भर गई। मेरी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। मैंने एक ऐसा डार्क वेब एड्रेस टाइप किया जिसे दुनिया में बहुत कम लोग पहचानते थे। 2008 कंप्यूटर वायरसों के लिए सबसे खतरनाक सालों में से एक था, और मेरे लिए इसका मतलब था मौका। कुछ ही सेकंड में फोरम लॉड हो गया। स्क्रीन के सबसे ऊपर पांडा वायरस वाली पोस्ट लगी हुई थी और इनाम अभी भी उपलब्ध था। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। यहीं से असली काम शुरू होना था। मेरी उंगलियां लगातार चलती रहीं। पुराने कंप्यूटर पर एक के बाद एक कोड टाइप होता जा रहा था। डिजिटल दुनिया में एक तूफान तैयार हो रहा था। देश की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनियों पर एक समन्वित हमला। मेरे 2024 वाले फोन की स्क्रीन मॉनिटर के पास चमक रही थी। उस पर ऐसा नेटवर्क मैप दिखाई दे रहा था जिसे इस दौर का कोई डिवाइस बना ही नहीं सकता था। मैंने कुछ मिनट पहले ही उसे जेब से निकाला था। हेलो पहले से सक्रिय था। फोन सिर्फ एक केबल के जरिए इस पुराने कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था और अपना काम शुरू कर चुका था। मैंने स्क्रीन पर उंगली रखी, मन ही मन आदेश दिया, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर मोड एक्टिवेट करो। इस मशीन का पूरा एक्सेस अपने नियंत्रण में ले लो। एआई तुरंत कनेक्ट हो गया। भविष्य की 16 साल आगे की तकनीक एक केबल के जरिए 2008 के कंप्यूटर में बहने लगी। फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। एक मैसेज दिखाई दिया, सिर्फ मुझे दिखाई देने वाला। होस्ट एक्सेस कंफर्म, नेटवर्क स्कैनिंग शुरू। मैंने फोन को कीबोर्ड के सामने रखा और उसे काम करने दिया। तभी अचानक स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी उभरी। काउंटडाउन, लाल अक्षर और ऊपर सिर्फ एक शब्द, अलर्ट, हाई रिस्क वर्म डिटेक्टेड, स्टोर में एक हिडन कोड मौजूद, पूर्ण संक्रमण में 15 मिनट बाकी। स्टॉर्मेक। ये नाम देखते ही मैं ठिठक गया। पिछले जीवन में यह वायरस जून 2008 में फैला था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर गया था। देश के 1/3 इंटरनेट कैफे इसकी वजह से बंद हो गए थे। पूरे पूरे हॉल की मशीनें एक साथ मर गई थीं। यह वायरस सीधे मैनेजमेंट सिस्टम पर हमला करता था, यानी हर इंटरनेट कैफे की सबसे कमजोर कड़ी पर। उसके बाद हर स्क्रीन पर बेहिसाब पॉपअप विज्ञापन आने लगते थे। मशीनें लगभग बेकार हो जाती थीं। कई कैफे मालिक एक ही रात में बर्बाद हो गए थे और उनमें से ज्यादातर कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाए। मैं आज रात यहां सिर्फ कोड लिखने और इनाम कमाने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वायरस पहले से इसी नेटवर्क में छिपा बैठा होगा, हमले का इंतजार करता हुआ। मैंने मॉनिटर पर घूमते हुए कोड को देखा और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी हॉल के दूसरी तरफ से अचानक एक चीख सुनाई दी। ब्लू स्क्रीन! वही चीज जिससे हर कंप्यूटर यूजर डरता है। नीली स्क्रीन, सफेद अक्षर, जमा हुआ सिस्टम, कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी। पूरा हॉल हड़कंप में आ गया। एडमिन, एडमिन, सब कुछ क्रैश हो गया। मैंने सिर उठाकर देखा। एक के बाद एक स्क्रीन नीली होती जा रही थी और मैं उन्हें अजीब शांति के साथ देख रहा था, जैसे गिरते हुए डोमिनोज। एक मशीन दूसरी को गिरा रही थी। फिर ब्लू स्क्रीन काली हो गई और स्क्रीन पर एक खोपड़ी उभर आई। लाल अक्षरों में लिखा था, अनलॉक करना है, प्रति मशीन 50 युआन। पूरे कैफे की हर स्क्रीन पर वही खोपड़ी दिखाई दे रही थी और वही मांग। एक हरे हुडी वाला लड़का इतना जोर से माउस पटका कि डेस्क ही टूट गई। उसके बगल वाला लड़का पसीने में भीगा हुआ अपनी बंद स्क्रीन को घूर रहा था। तभी कैफे का मालिक पीछे वाले कमरे से भागता हुआ बाहर आया। मोटा शरीर, हल्की नीली शर्ट, चश्मा आधा टेढ़ा। घबराओ मत, वह चिल्लाया और सबसे पास वाली मशीन पर झुक गया। मैं सर्वर रीस्टार्ट करता हूं, बस 1 मिनट। उसे नहीं पता था कि यह पूरी तरह बेकार था। रीस्टार्ट करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। लाल लॉक वापस आ गया, यहां तक कि उसका बिलिंग सिस्टम भी लॉक हो चुका था। उसका पूरा बिजनेस, हर मशीन, हर सिस्टम, सब कुछ बंद। अब उसकी आंखों में सचमुच डर दिखाई दे रहा था। वीकेंड की रात, 300 सीटें भरी हुई
और एक भी मशीन काम नहीं कर रही थी। वह लाल रोशनी से भरे हॉल के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, जो भी इसे ठीक कर देगा उसे पूरे 1 साल का फ्री इंटरनेट मिलेगा। कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर अपना पुराना नोकिया निकाला और रिपेयर कंपनी को फोन लगाया। उधर से जवाब मिला, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अपने कोने में बैठा मैं ये सब देखता रहा, बिना हिले। मेरी स्क्रीन भी बाकी सबकी तरह नीली दिखाई दे रही थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। अंदर से एआई अब भी पूरी मशीन नियंत्रित कर रहा था। वायरस का स्रोत स्कैन करो, मैंने आदेश दिया, और सबसे तेज, सबसे घातक किल स्क्रिप्ट तैयार करो। फोन तुरंत चमक उठा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन कोड से भर गई। कमांड कंफर्म, जनरेटिंग। प्रोग्रेस बार मेरी पलक झपकने से पहले ही पूरा हो गया। कोड की घनी लाइनें स्क्रीन पर दौड़ने लगीं। एआई ने एक ऐसा हथियार तैयार किया था जो 2008 की तकनीक से पूरे 10 साल आगे था। मैंने कोड को ध्यान से पढ़ा। एक भी लाइन बेकार नहीं थी। दापिंग मेरे बगल में बैठा आंखें फाड़े देख रहा था। मैंने दोनों हाथ कीबोर्ड पर रख दिए और उसी पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं अब किसी सस्ते इंटरनेट कैफे में बैठा 18 साल का लड़का नहीं था। मैं वह आदमी था जो कभी नैस्डैक में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर खड़ा था। मैंने एंटर दबाया। नीली स्क्रीन गायब हो गई। उसकी जगह काली कमांड विंडो खुल गई। मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। एआई द्वारा तैयार किया गया कोड मैं एक एक लाइन करके सिस्टम में डाल रहा था। लय स्थिर थी, तेज थी, सटीक थी। हर की स्ट्रोक पुराने कीबोर्ड पर जोरदार क्लिक की आवाज पैदा कर रहा था। दापिंग झुककर देखने लगा। तुम कोडिंग भी जानते हो? उसने हैरानी से पूछा। वह इतना चौंक गया था कि उसके मुंह की सॉसेज गिरकर सीधे उसकी पैंट पर जा गिरी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं। कमांड विंडो के सबसे ऊपर एक नाम चमक रहा था, किलर स्टॉर्म। दापिंग की आंखें फैलती चली गईं। असल में मैं एआई के आउटपुट को उस फॉर्मेट में बदल रहा था जिसे 2008 का कंप्यूटर समझ सके। हथियार एआई ने बनाया था, मेरा काम उसे इस दौर के हिसाब से ढालना था। 5 मिनट बाद मैंने आखिरी कैरेक्टर टाइप किया और जोर से एंटर दबा दिया। मेरे बगल में बैठा दापिंग हल्का सा उछल पड़ा। स्क्रीन पर हरी प्रोग्रेस बार दिखाई दी। लोकल स्कैन पूरा, सभी मशीनों में पैच भेजा जा रहा है। मेरी मशीन पूरी तरह साफ हो चुकी थी और समाधान पूरे नेटवर्क में तेजी से फैलना शुरू हो गया। मेरे बगल वाली स्क्रीन पर अभी भी लाल खोपड़ी चमक रही थी। फिर अचानक स्क्रीन झपकी और खोपड़ी गायब हो गई। उसकी जगह परिचित विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप दिखाई दिया। नीला आसमान, हरी पहाड़ियां, एक के बाद एक पूरी लाइन की मशीनें वापस चालू होने लगी। हॉल के दूसरी तरफ बैठा एक लड़का खुशी से कुर्सी से उछल पड़ा। तीसरी मशीन, चौथी मशीन, 5वीं मशीन, पूरा फ्लोर धीरे धीरे वापस जिंदा हो रहा था। एक एक करके सारी खोपड़ियां गायब होने लगीं और उनकी जगह वही नीला आसमान वाला डेस्कटॉप दिखाई देने लगा। मेरी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज उभरा, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट पूरा, सभी मशीनों में पैच इंस्टॉल। अगले ही पल पूरे हॉल में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। मेरी चल गई, मेरी भी। लोग हंस रहे थे, राहत की सांस ले रहे थे। कुछ लोग सिर हिलाकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग की हर मशीन सामान्य हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस ली फ्रंट डेस्क पर खड़ा अपना नोकिया घूर रहा था। उसकी कॉल अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुई थी। उसका बिलिंग सिस्टम भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। स्क्रीन पर हरा टिक दिखाई दे रहा था, जैसे कभी कोई समस्या हुई ही नहीं थी। उसने अपने गंजे सिर को खुजलाया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वह बड़बड़ाया। फिर अचानक मुड़कर चारों तरफ देखने लगा। ये किसने ठीक किया? काउंटर के पीछे खड़ी लाल बालों वाली लड़की भी उतनी ही हैरान थी। उसने कमरे के सबसे पीछे वाले कोने की तरफ इशारा किया। सिग्नल उधर से आया था। बॉस ली ने उसकी उंगली का पीछा किया और फिर उसने मुझे देखा, पीछे की लाइन में अकेला बैठा हुआ, बिल्कुल शांत। मैं आराम से माउस क्लिक करके कमांड विंडो बंद कर रहा था। मेरी स्क्रीन पर अब जिनशान एंटीवायरस फोरम खुला हुआ था। पोस्ट पहले से तैयार थी, कोड अटैच था, पूरा विश्लेषण भी शामिल था। बॉस ली मेरी तरफ चल पड़ा। वह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझता था कि अगर एक मशीन पूरे नेटवर्क को अंदर से ठीक कर दे तो इसका मतलब क्या होता है। वह तेजी से मेरे पास आने लगा। मैं उसी समय सब कुछ अपलोड कर रहा था। किल टूल, सोर्स कोड, फायरवॉल पैच, सब कुछ सिक्योरिटी बाउंटी बोर्ड पर। अपलोड 62% पर पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। पोस्ट का शीर्षक बेहद साधारण था, स्टोर में किल टूल और कोड विश्लेषण, इनाम 50,000 युआन। मेरे पीछे खड़े बॉस ली का मुंह खुला का खुला रह गया।
वह इतना हैरान था कि बोल ही नहीं पा रहा था। दापेंग भी मेरे पीछे खड़ा था, सांस तक रोके हुए। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी एलियन जहाज से उतर कर आया हूं। तू आखिर कब से हैकर बन गया? उसने अविश्वास से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बॉस ली अब भी मेरे पीछे खड़ा था। बाकी काम फोरम संभाल लेगा, मैंने बस इतना कहा। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक रोशनी से भरे ऑफिस में कोड वेरिफिकेशन सिस्टम चल रहा था। 20%, फिर 25%, फिर 30%। दर्जनों इंजीनियर अपने अपने डेस्क पर बैठे थे, सिर पकड़कर, उसी वायरस से लड़ते हुए और लगातार हारते हुए। तभी एक इंटर्न की नजर फोरम पर पड़ी। वह अचानक चिल्लाया, किसी ने ऑनलाइन किल टूल पोस्ट किया है। पोस्ट पहले से लाइव थी, पूरा डाउनलोड लिंक, पूरा कोड और एक स्टार्ट बटन। टीम लीड ने बिना सिर उठाए हाथ हिलाया। फोरम देखने का समय नहीं है, शायद कोई क्लिकबेट होगा या फिर वायरस का नया वर्जन। टेक्निकल डायरेक्टर ने भी सिर नहीं उठाया। वह लगातार कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, जैसे समय से लड़ रहा हो। सर प्लीज एक बार देखिए, इंटर्न फिर बोला। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी स्क्रीन पर किल टूल चल रहा था, 43%। ये कोड, वह धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत है। इस बार टेक्निकल डायरेक्टर रुक गया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई और सीधे इंटर्न की स्क्रीन के पास पहुंच गया। बस एक नजर और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कोड की संरचना बिल्कुल साफ थी, संतुलित, तेज, सटीक। कमरे के सारे इंजीनियर उसके पीछे इकट्ठा हो गए। ये टूल बेहद कम मेमोरी इस्तेमाल कर रहा था और उनकी पूरी टीम से कई गुना तेज काम कर रहा था। ये किसने लिखा है? टीम लीड की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। देश के किसी टॉप हैकर का काम लगता है। इसे तुरंत डाउनलोड करो और पूरे नेटवर्क में भेज दो। 3 मिनट बाद पैच पूरे नेटवर्क में फैलाया जा रहा था। उसी समय मेरी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा। जिनशान सिक्योरिटी सेंटर, वेरीफाइड अकाउंट। दोस्त, आपका कोड शानदार है। आपने हमें कीमती समय दिला दिया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन। 50,000 युआन मेरे अकाउंट में जमा हो चुके थे। मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या आप बीजिंग आना चाहेंगे? अपनी सैलरी खुद बताइए। मैं मुस्कुरा दिया और जवाब में सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, अभी पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैंने विंडो बंद कर दी। 50,000 युआन बाउंटी से, 2,000 युआन शेयर मार्केट से। मेरी शुरुआती पूंजी तैयार थी। मैं कुर्सी से उठा, फोन की केबल निकाली और मुड़ गया। बॉस ली अब भी काउंटर के पास खड़ा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे 2 सिर निकल आए हों। शायद वह पूरे समय वहीं खड़ा था। मेरी इंटरनेट फीस माफ करने का कोई चांस है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बॉस ली लगभग अपने पैरों में उलझ गया। फ्री, सब फ्री, जब चाहो आ जाओ, ड्रिंक्स भी मेरी तरफ से। वह दोनों हाथ रगड़ते हुए हंस रहा था। फिर धीरे से बोला, अभी जो वायरस था, तुमने आखिर कैसे? सिस्टम की कमजोरी थी, मैंने बीच में ही कहा। तुम्हारा सर्वर मैंने पहले ही पैच कर दिया है। अब यह समस्या दोबारा नहीं होगी। मैंने ये बात ऐसे कही जैसे वायरस ठीक करना जूते के फीते बांधने जितना आसान हो। बॉस ली ने सिर हिलाया। अगर यह पूरी रात चलता रहता तो मेरा हजारों युआन का नुकसान हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने काउंटर के पीछे हाथ डाला और 1,000 युआन का इंटरनेट कार्ड निकाल लिया। मैंने सिर हिला दिया। कार्ड अपने पास रखो, बस जब भी मेरा दोस्त दापेंग आए उसे सबसे अच्छी मशीन देना। मेरे पीछे अचानक धप्प की आवाज आई। दापेंग सीधे जमीन पर गिरा और मेरे पैर पकड़ लिए। आज से तू मेरा सगा भाई है। वह इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें ही गायब हो गई थीं। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। वह फिर जमीन पर बैठ गया और घायल चेहरे की एक्टिंग करने लगा। मैंने फोन निकाला। रात के 10:30 बज रहे थे। कल सुबह तक देश की हर बड़ी सिक्योरिटी कंपनी उस पोस्ट के लेखक को ढूंढ रही होगी, लेकिन मुझे प्रसिद्धि की कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास उससे कहीं बड़े काम थे। कैफे से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने मन ही मन एआई को आदेश दिया, शेन यूचू की वर्तमान लोकेशन खोजो। कुछ ही सेकंड में जवाब आ गया। फोन की स्क्रीन चमक उठी। टारगेट शेन यूचू, लोकेशन हैचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल, इमरजेंसी विभाग, पिता भर्ती, हार्ट अटैक। मेरे अंदर सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। पिछले जीवन में यही रात थी, ठीक यही रात। कुछ गुंडे अस्पताल पहुंचे थे, पैसे की मांग करते हुए। यूचू के पिता हार्ट अटैक के कारण गिर चुके थे और वह पूरी तरह अकेली थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जो लोग आए थे वे बातचीत करने नहीं आए थे, वे सब कुछ छीनने आए थे। अपने पिता की सर्जरी करवाने के लिए यूचू ने अपने ही खून से एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
यहां तक कि वह उस अमीर लड़के के सामने भी मदद मांगने गई थी, जिसने बाद में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही रात थी जब उसकी जिंदगी टूट गई थी, और मेरी भी। लेकिन इस बार नहीं। मैंने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और पीछे की सीट पर कूद गया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। सेंट्रल हॉस्पिटल, मैंने कहा। जितनी तेजी से चला सकते हो चलाओ, डबल किराया दूंगा। टैक्सी बिजली की तरह आगे निकल गई। बरसात से भीगी सड़क पर टायर फिसलते हुए दौड़ रहे थे। मैंने जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उस अकाउंट में मौजूद 50,000 युआन सिर्फ पैसे नहीं थे, वे मेरी दूसरी जिंदगी का पहला असली हथियार थे। बारिश और वाइपर के बीच से मुझे अस्पताल का लाल क्रॉस दिखाई दिया। मैंने ड्राइवर को पैसे थमाए और सीधे बारिश में दौड़ पड़ा। ठंडी बारिश मेरे चेहरे से टकराई और एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह साफ हो गया। मैंने कांच के दरवाजे धकेले और अंदर घुस गया, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सतर्क। अस्पताल की लॉबी में दवाइयों और भीगे कपड़ों की गंध फैली हुई थी। मुझे किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी। इस जगह का हर मोड़ मेरी यादों में दर्ज था। इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एरिया, बेड नंबर 302। मैं कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे कपड़ों से अब भी पानी टपक रहा था। गलियारा लंबा था, मरीजों और उनके परिजनों से भरा हुआ। पिछले जीवन में मैं बहुत देर से पहुंचा था। जब तक मैं आया, यूचू खाली गलियारे के अंत में अकेली बैठी थी। उसकी गोद में खून से सना हुआ कर्ज का कागज पड़ा था और उसकी आंखों से सारी उम्मीद मर चुकी थी। वह याद मेरे कदमों को और तेज कर गई। मैंने मोड़ पार किया। वही गलियारा, वही रात। लेकिन इस बार मैं देर से नहीं पहुंचा था। इमरजेंसी रूम के बाहर 5-6 आदमी यूचू को घेर कर खड़े थे। सभी ने काले बनियान पहन रखे थे। सबसे आगे एक गंजा आदमी खड़ा था, भारी शरीर और दोनों बाजुओं पर फैले हुए टैटू। उसके गले में मोटी सोने की चेन लटक रही थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका सब्र खत्म हो चुका था। मैं दीवार के पास रुक गया और चुपचाप देखने लगा। तुम्हारे बाप का खेल खत्म हो चुका है, गंजे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। फैक्ट्री हमारे हवाले कर दो, कर्ज उसी से चुक जाएगा। कागज पर साइन करो अभी। साइन कर दो तो सर्जरी का खर्च हम दे देंगे। सीधा सौदा है, वरना आज रात इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं जाएगा। और वहीं उन सब के बीच खड़ी थी शेन यूचू। वह इमरजेंसी रूम के दरवाजे के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल उसके सफेद चेहरे से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल टूट जाएगी। लेकिन उसने अपने होंठ काट रखे थे और एक कदम भी पीछे नहीं हट रही थी। उसका पूरा शरीर दरवाजे से लगा हुआ था। ये अस्पताल है, वह जोर से बोली। तुम लोग यहां ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब जिद भी थी। उसने अपना फोन ऊपर उठाया। 110 पहले से डायल था। कॉल टाइमर लगातार चल रहा था। गंजे आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाई। पुलिस बुला ली, वह हंसा। कर्ज चुकाना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, पुलिस भी यही कहेगी। यूचू अपनी जगह डटी रही, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। अंदर जाओ, बूढ़े की ऑक्सीजन लाइन निकाल दो, फिर देखते हैं ये कितनी देर में साइन करती है। कुछ डॉक्टर और नर्सें आगे बढ़ीं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन गुंडों की एक नज़र पड़ते ही सब पीछे हट गए। यूचू ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह अकेली थी और जहां मैं खड़ा था वहां से भी महसूस कर सकता था कि वह टूटने वाली है। उसी समय गंजे आदमी का हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। अस्पताल में हंगामा करना, मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। यूचू ने तुरंत आंखें खोल दी। मैं उसके और उन लोगों के बीच खड़ा था। बारिश का पानी अब भी मेरे कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस आदमी पर थी। मैंने अपनी आंखों में जितनी ठंडक ला सकता था भर दी। यूचू मुझे जानती थी। लिन, फैन, एक ही स्कूल, लेकिन अलग क्लास। हमने आज रात से पहले कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। स्कूल में मैं बस वह लड़का था जो हमेशा पहला स्थान लाता था। हमारे घर भी ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन हमारी दुनियाएं कभी नहीं टकराई थीं। कॉरिडोर में मौजूद डॉक्टर और मरीज सब पीछे हट चुके थे। आगे बढ़ने वाला सिर्फ मैं था। वांग कियांग के चेहरे पर हैरानी सिर्फ आधे सेकंड तक रही, फिर उसकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए जोर से झटका दिया, लेकिन मेरी पकड़ नहीं छूटी। वह मुझसे लगभग 2 गुना बड़ा था, फिर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। कहाँ से टपक पड़ा तू? वह गुर्राया। हीरो बन रहा है, किसी लड़की को बचाने आया है, मरना है क्या? उसने अपना दूसरा मुक्का पीछे खींचा, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में एआई पहले से काम कर रहा था। फेस स्कैन, फुल सर्च,
सारी जानकारी एक साथ। मैंने फ़ोन निकाला, बस 1 सेकंड, और स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया। टारगेट वांग कियांग, उसका पूरा नाम, उसका गैंग नाम, उसका पूरा रिकॉर्ड, सब कुछ मेरे सामने था। हैचिंग के एक सूदखोर गैंग का छोटा बॉस, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वह अपने ही बॉस के पैसों में हाथ मार रहा था, जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए। बस मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी मिल चुकी थी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और हल्का सा धक्का दिया। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैंने कहा। फिर जेब से टिश्यू निकाला, मुड़कर यूचू की तरफ बढ़ाया। चेहरा पोंछ लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। यूचू ने बिना कुछ कहे टिश्यू ले लिया। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अचानक आसमान से गिरा हूं। उधर वांग कियांग का चेहरा विकृत हो गया। उसे नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया और वे सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नज़र सिर्फ वांग कियांग पर टिकी रही। फिर मैं उसके बिल्कुल पास चला गया, इतना पास कि सिर्फ वही मेरी आवाज़ सुन सके। वांग कियांग, मैंने धीमे से कहा। चेंगान अंडरग्राउंड जुआ घर, टेबल नंबर 13। 2 लाख युआन हार गए थे, और वह भी कंपनी के पैसों से। उसका कदम हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। उसकी आंखें फैल गईं। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे भूत देख लिया हो। मैं चुप रहा और उस खामोशी को अपना काम करने दिया। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं और करीब झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया, जैसे हम पुराने दोस्त हों। अगर ब्रदर लॉन्ग को पता चल गया कि तुमने सूद का पैसा चुराकर अपना जुए का घाटा भरा है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये हाथ कितने दिन सलामत रहेगा? उसके माथे पर ठंडा पसीना निकल आया। उसकी मुट्ठी कस गई। ये राज उसने सबसे छिपा कर रखा था, अपने आदमियों से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी। तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज़ बच्चे जैसी कांप रही थी। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। शेन परिवार का कर्ज अभी दे भी नहीं हुआ। तुम आज रात सिर्फ इसलिए जल्दी आए हो क्योंकि तुम्हें अपने नुकसान की भरपाई करनी है। ये सुनते ही उसके अंदर की आखिरी दीवार भी टूट गई। मैं 1 कदम पीछे हटा और इस बार इतनी ऊंची आवाज में बोला कि पूरा कॉरिडोर सुन सके। अब भी यहीं खड़े हो? क्या ब्रदर लॉन्ग को फोन करके बुलाऊं? असल में मेरे पास ब्रदर लॉन्ग का नंबर था ही नहीं। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था। लेकिन जब किसी इंसान के पास इतना बड़ा राज हो तो वह जोखिम नहीं ले सकता। सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। वांग कियांग का चेहरा 2 सेकंड में 3 बार रंग बदल चुका था। वह सोच रहा था, अगर इस लड़के के सच में ऊपर तक संबंध हुए तो वो ये जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने दांत भींच लिए, यहां तक कि उनकी आवाज मुझे सुनाई दी। ठीक है, वह गरजा और मेरी तरफ से उंगली घुमाकर यूचू की तरफ इशारा किया। आज इस लड़के ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी है। 3 दिन। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को उलट दूंगा। उसके आदमी तुरंत पीछे हट गए और सबके सिर झुके हुए थे। कुछ ही सेकंड में वे कॉरिडोर से बाहर निकल गए। पूरा गलियारा फिर शांत हो गया। मेरे कंधे आखिरकार ढीले पड़ गए। अगर वांग कियांग उन लोगों में से होता जो पहले चाकू निकालते हैं और बाद में बात करते हैं, तो मेरी पूरी योजना सिर्फ यूचू को लेकर भागने की थी। लेकिन एआई का डेटा बिल्कुल सही था और उसका अपना डर मेरे लिए काम कर गया। मैं मुड़ा और यूचू की तरफ देखा। वह अब भी दोनों हाथों से टिश्यू पकड़े हुई थी, जैसे वही चीज उसे खड़े रहने की ताकत दे रही हो। फिर वह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक यू, उसने फुसफुसाकर कहा। थैंक यू लिन फैन। मेरे सीने के अंदर कुछ कस गया। पिछले जीवन में मैं खुद को उसके लायक नहीं समझता था, और जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं गायब हो गया था। लेकिन इस बार मैं यहीं था। सब ठीक हो गया, मैंने जितना हो सके उतनी नरमी से कहा। वांग कियांग से बात करते समय जो ठंडापन मेरी आवाज में था वह अब गायब हो चुका था। मैं उसके सामने वैसा नहीं रह सकता था। लेकिन यूचू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। लेकिन उसने कांपती आवाज में कहा, सर्जरी का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है। यूचू की नज़र इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजों पर चली गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। उसकी आवाज बीच में ही टूट गई। कितने पैसे चाहिए? मैंने पूछा। 50,000 युआन, उसने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ पहली सर्जरी के लिए। उसने सिर झुका लिया। आंसू अस्पताल के फर्श पर गिरने लगे। हम घर की हर चीज बेच चुके हैं। हमारी सारी बचत भी फ्रीज हो चुकी है। मेरे हाथ ने जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उस स्क्रीन के पीछे ठीक 50,000 युआन पड़े थे। वही 50,000 जो मैंने मुश्किल से आधे घंटे पहले कमाए थे। अगर आज रात वो बाउंटी न मिली होती तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होता।
मैंने फ़ोन निकाला और उसकी तरफ देखा। अस्पताल का पेमेंट नंबर दो। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। या अपना बैंक अकाउंट, दोनों में से कुछ भी चलेगा। यूचू ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे चेहरे में कोई वजह ढूंढ रही हो कि मुझ पर भरोसा क्यों करे। बहस करने का समय नहीं है, मैंने कहा। हर मिनट कीमती है। उसी पल उसकी आंखों में कुछ बदल गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे उधार समझो। ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए काम करके पैसे वापस चुका देना, बैंक के सबसे ऊंचे ब्याज के साथ। और खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही, जैसे पहली बार किसी नए इंसान को देख रही हो। 10 मिनट बाद अस्पताल के कैशियर ने कार्ड लिया और पेमेंट प्रोसेस कर दी। बेड 302, सर्जरी टीम तैयार है, अभी शुरू करो। स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी और गलियारा फिर से शांत हो गया। उसी समय यूचू के पैरों ने जवाब दे दिया। वह गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। वह मेरे सहारे झुक गई। उसके बालों में अब भी बारिश की हल्की खुशबू थी। उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी लिनफैन, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कसम खाती हूं, मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। मैं दीवार से टिक गया और खिड़की पर फिसलती बारिश की बूंदों को देखने लगा। 50,000 युआन अकाउंट में आए भी नहीं थे कि चले गए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। अब पैसे सिर्फ एक संख्या थे, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया का कोई पैसा वापस नहीं ला सकता। मैं खाली गलियारे में खड़ा था और चुपचाप एआई को बुलाया। दीवार पर लगी घड़ी 11:47 दिखा रही थी। मैंने फोन को पास लाकर फुसफुसाया, मेरे लिए एक प्लान बनाओ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो मैं 3 दिनों में 10 लाख युआन कैसे बना सकता हूं। मैसेज भेजा जा चुका था। मुझे शेन परिवार का पूरा कर्ज खत्म करना था, एक एक पैसा। कुछ ही सेकंड में एआई ने जवाब दे दिया। रिंगटोन बिलिंग सिस्टम की खामी का इस्तेमाल करो। सबसे लोकप्रिय एसपी सर्विस के साथ जोड़ो। अनुमानित रिटर्न 2000% रिस्क लेवल मीडियम 2000%। मैं इसके साथ काम कर सकता था। मैं कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा, कांच के पार फैले शहर को देखते हुए। मेरे पीछे हैचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल अंधेरे में शांत खड़ा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मेरी शुरुआत अब हुई थी। रात के 2 बजे मैं फिर से इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर पूरी रात जागने वाली भीड़ मौजूद थी। स्क्रीनें चमक रही थीं, कीबोर्ड लगातार खड़क रहे थे। काउंटर पर लाल बालों वाली वही लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर बोरियत साफ दिखाई दे रही थी। कैफे में हमेशा की तरह इंस्टेंट नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। आखिरकार वापस आ ही गए, दापेंग ने काउंटर से आवाज लगाई। उसके हाथ में चॉपस्टिक थी। वह कैशियर लड़की से बातें कर रहा था और साफ दिख रहा था कि लड़की उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही। दापेंग मुस्कुराया। बॉस ली ने तुम्हारे लिए वीआईपी रूम बचाकर रखा है। असली सोफा, ठंडी एयर कंडीशनिंग और कोला का पूरा डिब्बा। मैं सीधे अंदर चला गया। वीआईपी रूम असल में धुंधले कांच के पीछे बना एक छोटा सा कमरा, लेकिन उसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ थी। 2 अच्छे कंप्यूटर, एक लेदर सोफा और इतना कोला कि एक हफ्ता चल जाए। गेम खेलना बंद करो, मैंने कहा। काम शुरू करते हैं। मैंने डिब्बे से एक ठंडी कोला निकाली और एक ही सांस में आधी खत्म कर दी। थकान थोड़ी पीछे हट गई। दापेंग ने आंखें झपकाईं। काम सुबह के 2 बजे। मेरी उंगलियां पहले ही कीबोर्ड पर चलने लगी थीं। अब छोटे मोटे काम नहीं। दापेंग सोफे पर धम से बैठ गया। सोफा उसके वजन से कराह उठा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर जेब से भविष्य वाला फोन निकाला और मेज पर रख दिया। 3 दिनों में 10 लाख युआन कमाने हैं, मैंने पूछा। दापेंग के मुंह में भरी कोला लगभग नाक से बाहर निकल गई। वह जोर जोर से खांसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? बैंक लूटने के लिए भी प्लान चाहिए होता है। 3 दिन में 10 लाख? एसपी बिजनेस, मैंने जवाब दिया। दापेंग की खांसी अचानक रुक गई। वह बस मुझे घूरने लगा। दापेंग इंटरनेट कैफे में पला बड़ा था। बेशक वह एसपी बिजनेस के बारे में जानता था। 2008 मोबाइल सर्विसेज का सुनहरा दौर था। रिंगटोन डाउनलोड, मौसम की जानकारी, भाग्यशाली संदेश, छोटी छोटी सर्विसेज, लेकिन बेहिसाब पैसा। हम दोनों उस छोटे कमरे में बैठे थे। चारों तरफ सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और मैं उसे पूरा प्लान समझा रहा था। समस्या यह है कि पूरा बिजनेस खतरनाक बिचौलियों के हाथ में है। कुछ तो सीधे गैंग जैसे हैं। दापेंग ने सिर हिलाया। और मोबाइल कंपनियां भी अब निगरानी कर रही हैं। पुराने स्कैम वाले कोड अब उनके फिल्टर पार नहीं कर सकते। मैं मुस्कुराया। किसने कहा कि हम स्कैम करेंगे? मैंने दूसरा कंप्यूटर चालू कर दिया।
मेरी उंगलियां आराम से कीबोर्ड पर टिक गईं। हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके लिए लोग खुद पैसे देना चाहेंगे। मैं उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारा कजिन एरहू, वो एसपी कंपनी में चैनल मैनेजर है, सही? और उसके पास मोबाइल बिलिंग कोड्स का एक्सेस भी है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दापेंग की आंखें गोल हो गईं। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने उसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अभी फ़ोन करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वह कहाँ है। उसे कहो कि मेरे पास ऐसा सौदा है जो उसके मासिक आंकड़ों को 10 गुना बढ़ा देगा। दापेंग ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं पागल हूं या बाकी दुनिया से 3 कदम आगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी फटी हुई जीन्स से पुराना नोकिया निकाला और नंबर मिलाने लगा। जब वह अपने कजिन को नींद से जगाकर मनाने की कोशिश कर रहा था, मैं अगले चरण पर पहुंच चुका था। मैंने एआई फोन उठाया और उसे नए आदेश दिए। स्क्रीन टेक्स्ट से भर गई। टारगेट प्लेटफॉर्म सिम्बियन S60 J2ME। दापेंग पीछे फोन पर पसीना बहा रहा था और एआई अपना काम कर रहा था। एक एक करके नए फीचर्स स्क्रीन पर उभरने लगे। कोड खुद ब खुद लिखा जाने लगा, इतनी तेजी से जितनी तेजी का कोई प्रोग्रामर सपना भी नहीं देख सकता था। एक मैसेजिंग ऐप जो लगभग हर फोन पर चल सके, और ऐसे ट्रिक्स के साथ जो संदेशों की लागत लगभग खत्म कर दें। बाहर मुख्य हॉल में बैठे गेमर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से कमरे में क्या जन्म ले रहा है। एआई अपने भविष्य के डेटाबेस से तकनीक निकाल रहा था और उसे 2008 के हार्डवेयर के हिसाब से दोबारा बना रहा था। मैं स्क्रीन पर बढ़ती प्रोग्रेस को देखता रहा और मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। फोन तेज रोशनी से चमक रहा था, मानो पूरी शक्ति से चल रहा हो। भविष्य के आधुनिक कोड की हर लाइन 2008 के सस्ते मोबाइल फोनों के लिए दोबारा लिखी जा रही थी। रोशनी लगातार धड़क रही थी और प्रोजेक्ट अपनी अंतिम अवस्था के करीब पहुंच रहा था। 2008 में मोबाइल मार्केट पर नोकिया का राज था। लोग एक अक्षर टाइप करने के लिए छोटे छोटे बटन 3-3 बार दबाते थे और हर एक SMS के लिए अलग पैसे चुकाते थे। स्क्रीन पर 3 प्लेटफॉर्म आइकन दिखाई दिए। S60 J2MIMTK। तीनों हरे रंग में चमक रहे थे। सब तैयार थे। ऐप का नाम था सोल लिंक। सिर्फ 200 किलोबाइट का एक मैसेजिंग ऐप, लेकिन ऐसा जो सब कुछ बदल सकता था। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं। कोड एक एक लाइन में नहीं आ रहा था, पूरे पूरे ब्लॉक्स में स्क्रीन पर बरस रहा था। 3 मॉनिटर कोड से भर चुके थे और यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। मैं देख रहा था कि एआई सिम्बियन की हर सुरक्षा दीवार को तोड़ रहा था। सिस्टम लॉक, सिक्योरिटी लेयर, हर रुकावट, सब साफ। तभी दरवाज़ा खुला और सस्ती शराब की गंध कमरे में भर गई। एरू आ चुका था। यही है वो जीनियस जिसके बारे में तुम बता रहे थे। उसकी आवाज़ में शक साफ सुनाई दे रहा था। मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा फोन S60 थर्ड एडिशन पर चलता है, सही? एरहू पलकें झपकाने लगा, फिर धीरे धीरे अपना नया नोकिया बाहर निकाला। ब्लूटूथ ऑन करो, मैंने कहा। वह भौहें सिकोड़ते हुए भी मान गया। उसने फ़ोन मेज़ पर रख दिया। फाइल कुछ ही सेकंड में ट्रांसफ़र हो गई। sollink.jar, इसे इंस्टॉल करो, फिर किसी भी कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजकर देखो। एरहू संदेह भरी नज़रों से स्क्रीन देखने लगा। अगर इसमें वायरस निकला तो तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और उसकी धमकी को हवा की तरह गुजर जाने दिया। ऐप इंस्टॉल हो चुका था। एरहू ने उसे खोला और टाइप करना शुरू किया। सिर्फ 2 अक्षर, बस 2, और उसका पूरा चेहरा बदल गया। ऐप ने पूरा वाक्य पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। उसने फिर कोशिश की, इस बार जानबूझकर कोई बेकार बात टाइप की। फिर भी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। उसके चेहरे पर अनचाही मुस्कान आ गई। ऊपर दाईं तरफ देखो, मैंने कहा। क्रश टेस्ट बटन दबाओ। एरहू ने कंधे उचकाए और बटन दबा दिया। तुरंत गुलाबी रंग की स्क्रीन खुल गई जिस पर उड़ते हुए दिल दिखाई दे रहे थे। अपना क्रश का नंबर डालो और पता करो कि वह भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। मैं उसे पूरा सिस्टम दिखाने के लिए वापस कैफे लाया था और जैसे ही उसने यह फीचर पढ़ा, उसकी आंखों में कुछ बदल गया। यह पागलपन है, एरहू बुदबुदाया। तुमने लोगों की भावनाओं से खेलने वाला हथियार बना दिया है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, सीधे एक लड़की का नंबर डाल दिया। स्क्रीन पर तुरंत मैसेज आया, सेंड। जानना चाहते हो उसने मैसेज खोला या नहीं? VIP अनलॉक करें, सिर्फ 2 युआन। चमकता हुआ गुलाबी येस बटन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। एरहू ये बिजनेस अच्छी तरह जानता था। वह तुरंत समझ गया कि यह कितना खतरनाक बिलिंग ट्रैप था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ दोबारा देखा तो उसकी आंखों से शक गायब हो चुका था। अब वहां कुछ और था। मुझे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में सोने के सिक्के चमक रहे हों। यह तो सिर्फ डेमो है, मैंने कहा।
मुझे बिलिंग एक्सेस दो, आज रात ही लॉन्च कर दूंगा। 50-50 पार्टनरशिप। उसने कोला का लंबा घूंट लिया और मुझे फिर से बच्चा कहकर बुलाया, जैसे मैं उसकी नज़र में अभी भी कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिजनेस मोड में बदल गया। चैनल मेरा है, उसने हाथ बांधते हुए कहा। और कोड, मैं किसी को पैसे देकर इसे क्रैक करवा सकता हूं। मैंने मॉनिटर पर भरे कोड की तरफ इशारा किया। यह हर 10 मिनट में खुद को बदलता है, मेरे बिना इसे कोई जिंदा नहीं रख सकता। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अगर डील नहीं करनी तो मैं सीधा वांग कियांग के पास चला जाता हूं। मुझे यकीन है उसे यह मौका बहुत पसंद आएगा। वांग कियांग का नाम सुनते ही एरहू का चेहरा सख्त हो गया। मैं वापस बैठ गया और खामोशी को अपना काम करने दिया। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई किशोर उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं अंदर से किशोर नहीं था, कम से कम जहां सच में मायने रखता था। 60-40। एरहू आगे झुकते हुए बोला। 60 मेरा। मोबाइल कंपनी वाले कॉन्टैक्ट्स को भी खुश रखना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं हिला। 50-50 और रोज पेमेंट हर दोपहर। पिछले दिन का हिस्सा सीधे मेरे अकाउंट में। एक भी युआन कम नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस कंप्यूटर फैन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एरहू ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। ठीक है, डील पक्की। अगर ये सच में चल गया तो मैं तुम्हें बॉस कहूंगा। उसने जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक छोटा यूएसबी ड्राइव बाहर निकाला, लाल धागे से बंधा हुआ। मैंने उसे पकड़ लिया। देश की लगभग हर बड़ी मोबाइल कंपनी का बिलिंग एक्सेस एक छोटे से यूएसबी में। इसके बाद अगले 6 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। दापेंग कमरे के कोने में बैठा था। उसकी उंगलियां लगातार चल रही थीं। वह हर फोरम, हर मैसेज बोर्ड, हर जगह विज्ञापन पोस्ट कर रहा था। प्रमोशनल टेक्स्ट एआई ने तैयार किया था। हर हेडलाइन इस तरह बनाई गई थी कि युवा लोग क्लिक किए बिना न रह सकें। जानिए कौन आपको पसंद करता है, वह सीक्रेट कन्फेशन टूल जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। सुबह के 7 बजते बजते ये पोस्ट पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। दापिंग मार्केटिंग संभाल रहा था और मैं अब भी कोर्ट में डूबा हुआ था। पेमेंट सिस्टम, बिलिंग कोड, मोबाइल कैरियर कनेक्शन, मैंने सब कुछ सोल लिंक में जोड़ दिया। क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क सेटअप, बैकअप सर्वर, एक एक हिस्सा जोड़ता गया। मैंने बाहर के सर्वर किराए पर ली, रिले सिस्टम बनाया और हर कमजोर जगह को मजबूत कर दिया। धीरे धीरे सुबह की पहली धूप गंदे पर्दों के बीच से अंदर आने लगी। मेरी आंखें जल रही थीं। पूरी रात जागने की वजह से उनमें लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने आखिरी बटन दबाया। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा। प्रोजेक्ट सोल लिंक अब लाइव है। डाउनलोड्स 0 वर्जन 1.0 आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका है। दापेंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इतने गहरे थे कि जैसे पेंट कर दिए गए हों। मैं कुर्सी से पीछे हट गया और हाथ फैलाकर स्ट्रेच किया। मेरे कंधों से चटकने की आवाज आई। फिर मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। नाश्ते के ठेलों से भाप उठ रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र जल्दी जल्दी अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब हमें सिर्फ इंतजार करना था। उसी दिन सुबह 10 बजे हैचिंग फर्स्ट हाई स्कूल में एग्जाम खत्म हो चुके थे। ज्यादातर छात्र घर जा चुके थे, लेकिन कुछ अब भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। पीछे वाली सीट पर झांग वेई नाम का एक लड़का डेस्क के नीचे फोन छिपाकर स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सामने बैठी लड़की ने मुड़कर देखा। क्या देख रहे हो? झांग वेई ने होंठों पर उंगली रखी। शिश, तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूं। उसने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभी एक फोरम पर मिला है, कमाल का ऐप है, नाम है सोल लिंक। टाइपिंग बहुत तेज है और इसमें क्रश टेस्ट भी है। फेक होगा, लड़की ने कहा, लेकिन वह पहले ही उसके पास झुक चुकी थी। उसने फोन सीधे उसके हाथों से ले लिया। 2 सिर, एक छोटी सी स्क्रीन और पूरी क्लास में फैलती हल्की रोशनी। पास वाली क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर डालकर देखो, झांग वेई ने फुसफुसाकर कहा। स्क्रीन पर रिजल्ट आया और उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। मैंने डिटेल्स देखने के लिए 2 युआन दिए, उसने कहा। इसने बताया कि उसके लंबे बाल हैं और उसे सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये पक्का वही है? लड़की का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र क्लास के कोने में बैठे एक शांत लड़के पर गई, जो खिड़की के पास किताब पढ़ रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, इसे डाउनलोड कैसे करते हैं? ब्लूटूथ, झांग वेई बोला। अभी भेज देता हूँ। फाइल सिर्फ 200 किलोबाइट की थी। आंख झपकते ही ट्रांसफर हो गई। लड़की ने ऐप खोला और उसकी आंखें चमक उठी। ठीक यही दृश्य पूरे शहर में दोहराया जा रहा था। एक नहीं, दसियों स्कूलों में, कॉलेजों में, यहां तक कि युवा ऑफिस कर्मचारियों के बीच।
हर कोई अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस गुलाबी दिल को देख रहा था। 2008 में कोई ऐप स्टोर नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं जहां जाकर लोग आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकें। उस दौर में ऐप्स पुराने तरीके से फैलते थे, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और मोबाइल फोरम्स, फ़ोन से फ़ोन, व्यक्ति से व्यक्ति, डेस्क से डेस्क। शुरुआत में ग्रोथ धीमी थी, एक समय में सिर्फ एक यूज़र, लेकिन एक बार जब चर्चा शुरू हो गई तो फिर रुकना मुश्किल था। और क्रश टेस्ट वो हुक था जो लोगों को छोड़ने ही नहीं देता था। इसने सीधे युवाओं के दिल पर हमला किया था। हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट क्रश होता है, और अब उनके पास यह जानने का तरीका था कि सामने वाला भी उन्हें पसंद करता है या नहीं। ऐसी चीज को कौन मना कर सकता था? सिर्फ 2 युआन, एक कोला की कीमत और बदले में थोड़ी सी उम्मीद। दोपहर, मैं ब्लैक ईगल के वीआईपी रूम में वापस बैठा था, इंतजार करते हुए। दापेंग आखिरकार सो चुका था, चेहरा डेस्क पर पड़ा था और मुंह से लार तक निकल रही थी। मैं स्क्रीन पर बनती लाइन ग्राफ देख रहा था। बगल में कोला की एक बोतल रखी थी। मैं उसे इतना देर से पकड़े बैठा था कि वह लगभग गुनगुनी हो चुकी थी। दापेंग खर्राटे मार रहा था और तभी स्क्रीन पर नंबर बढ़ने लगे। ठीक 12 बजे ग्राफ अचानक ऊपर की तरफ उछल गया। 2000 यूजर्स, 5000 यूजर्स, 8000 यूजर्स, और लगातार बढ़ते हुए। मेरी उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर चली गईं। सिर्फ एक सुबह में 3000 पेड ऑर्डर, केवल हैचिंग से 6000 युआन से ज्यादा की कमाई। जैसे ही हमारी पोस्ट हर फोरम के टॉप पर पहुंची, देश भर के शहरों से ट्रैफिक आने लगा। उसी समय मेज पर रखा स्पीकर अचानक जोर से चीख उठा। दापेंग झटके से उठा और सीधे सोफे से नीचे गिर पड़ा। वह आधी नींद में मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। पुलिस तो नहीं आ गई? पुलिस नहीं, मैंने कहा। ट्रैफिक फट पड़ा है। मेरे हाथ पहले से कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। सर्वर CPU 99%, स्थिति खराब। डैशबोर्ड की हर लाइन लाल हो चुकी थी। जो सस्ता सर्वर हमने किराए पर लिया था वह इतने ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं था। पूरा सिस्टम जाम हो चुका। एक भी रिक्वेस्ट अंदर नहीं जा रही थी। दापेंग सोफे पर बैठकर मॉनिटर्स को घूरने लगा। फैन, अब क्या करें? अगर सर्वर गिर गया तो लोग ऐप डिलीट कर देंगे, लेकिन मेरे पास पहले से प्लान था। स्वॉर्म मोड, मैंने कहा। इसे चालू करो। स्क्रीन पर तुरंत पुष्टि आ गई। पब्लिक नेटवर्क में खाली कंप्यूटिंग पावर खोजी जा रही है। मैप पर कनेक्शन पॉइंट्स चमकने लगे, पहले सैकड़ों, फिर 1000 से ज्यादा। जितनी भी खाली मशीनें मेरी पहुंच में थीं, सब हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गई और ट्रैफिक का भार बांटने लगी। कानूनी? शायद नहीं, लेकिन अभी नियम इंतजार कर सकते थे। कुछ ही सेकंड बाद लाल चेतावनी गायब हो गई। CPU 30% पर आ गया, सिस्टम स्थिर। उसी समय हैचिंग के एक आलीशान ऑफिस में एयरहू की दोपहर बिल्कुल अलग चल रही थी। SP कंपनी की रिपोर्ट्स उसके डेस्क पर ढेर बनी पड़ी थी, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं था। वह गर्मी में पसीना बहाते हुए फोन पर ताश का गेम खेल रहा था। तभी उसका ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक टेक कर्मचारी हांफता हुआ अंदर आया। बॉस, कुछ बड़ा हो गया है। एरू ने मुश्किल से सिर उठाया। शांत हो जाओ। क्या हुआ? टेक कर्मचारी मेज पकड़कर खड़ा हो गया। सांसें तेज चल रही थी। पेमेंट चैनल पागल हो गया है। उसने मोटी रिपोर्ट डेस्क पर पटक दी। 4 घंटे में 20,000 पेमेंट रिक्वेस्ट, और संख्या अभी भी बढ़ रही है। एरहू इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। वह रिपोर्ट पर झुक गया, हर लाइन पढ़ते हुए। 20,000 ऑर्डर, प्रति ऑर्डर 2 युआन, 4 घंटे में 40,000 युआन। उसकी मुट्ठी कस गई। इस रफ्तार से एक दिन में 2,40,000 युआन, एक महीने में 70 लाख से ज्यादा। उस दौर में जब ज्यादातर लोग महीने के 2,000 युआन कमाते थे, ये संख्या अविश्वसनीय थी। एरहू की आंखों में लालच उतर आया। वह खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी। लिन फैन के साथ किया गया 50-50 का समझौता। 70 लाख का आधा, मतलब हर महीने 35 लाख युआन एक हाई स्कूल के लड़के को देना। चैनल उसका था, कंपनी उसकी थी। फिर वह इतना पैसा किसी बच्चे के साथ क्यों बांटे? एरहू की आवाज धीमी हो गई और चेहरा बदसूरत। क्या तुम उसे सिस्टम से बाहर कर सकते हो? उसने पूछा। सारा पैसा हमारी तरफ रख सकते हैं, बस पासवर्ड बदल दो। टेक कर्मचारी की उंगलियां कीबोर्ड पर चली गईं। हम उसे बता सकते हैं कि डेटा एरर था या मोबाइल कंपनी ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। वह कुछ देर रुका। मैं कर सकता हूं, उसने सावधानी से कहा। अगर एक्सेस कोड बदल दूं तो उसका ऐप यूजर से पैसे नहीं ले पाएगा। सारा पैसा यहीं रहेगा। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये गलत लग रहा था। लेकिन को करो, एरहू गरजा। अभी। पैसों ने पूरी तरह उसका दिमाग खा लिया था। एक बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वह हंसा। ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 युआन फेंक दूंगा और वह गायब हो जाएगा। टेक कर्मचारी ने उसे देखा, फिर चुपचाप स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। दोपहर के 2 बजे।
मैं डेस्क पर बैठा इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। तभी स्क्रीन पर रेवेन्यू काउंटर अचानक रुक गया। धीमा नहीं हुआ, सीधे शून्य। सब कुछ एकदम बंद। दापिंग का मुंह खुला रह गया। क्या सर्वर फिर क्रैश हो गया? उसने घबराकर पूछा। मैंने आराम से चॉपस्टिक नीचे रख दी, टिश्यू निकाला और धीरे धीरे मुंह साफ किया। मेरी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं। अगर कुछ था तो बस इंतजार, जैसे मैं पहले से जानता था कि यही होने वाला है। सर्वर ठीक है, मैंने कहा, और मेरे हाथ कीबोर्ड पर चले गए। किसी ने हमें काट दिया है। मैंने फोन उठा लिया। सिस्टम लॉग ने मुझे सब कुछ बता दिया। एरर 403, एक्सेस डिनाइड। एरहू की एसपी कंपनी ने पासवर्ड बदल दिया था। दापिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कमीना एरहू सारा पैसा खुद हड़पना चाहता है। इतना गुस्से में उसने नूडल्स का कप ही मेज से गिरा दिया। मैं अभी जाता हूँ, उसके दांत तोड़ दूंगा, दापिंग चिल्लाया। बैठ जाओ, मैंने ठंडी आवाज में कहा। मेरी आवाज सुनते ही वो दरवाजे के पास ही रुक गया। लेकिन फैन, वो हजारों युआन हैं। यूचू के पापा का इलाज उसी पैसे से होगा। उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से नहीं, गुस्से से। मुझे पता है, मैंने शांत स्वर में कहा, फिर उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे पूरा शहर सुनहरी धूप में चमक रहा था। लालच सबसे अच्छा चारा होता है, मैंने धीरे से कहा, और एरहू ने पूरा का पूरा निगल लिया। अगर वो पहले मुझे धोखा नहीं देता तो मेरे पास उसे खत्म करने की कोई वजह नहीं होती। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ा। लाल बिंदुओं से भरा नेटवर्क मैप पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैंने सोल लिंक बनाया था तभी उसके अंदर एक जाल भी छिपा दिया था। ऐसा जाल जिसे कोई कभी नोटिस नहीं कर सकता था। एक लॉजिक बम, इतना गहराई में छिपा हुआ कि कोई अच्छा प्रोग्रामर भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। उसका ट्रिगर बेहद आसान था। अगर पेमेंट कनेक्शन 3 बार से ज्यादा फेल हुआ तो बम अपने आप एक्टिव हो जाता। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। कंफर्मेशन मैसेज। लॉजिक बम एक्टिव हो चुका था। उसने एरो की कंपनी के हर बिजनेस चैनल को लॉक कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। और साथ ही चाइना मोबाइल के मुख्य कार्यालय में एक गुमनाम रिपोर्ट भी भेज दी, 3 सालों के सबूतों के साथ, कि उसकी कंपनी गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे वसूल रही थी। उसे मेरा पैसा चाहिए था तो मैं उसका पूरा बिजनेस ले लूंगा। उसी समय एरहू अपने ऑफिस में बैठा भविष्य के करोड़ों गिन रहा था। तभी पूरी बिल्डिंग की सारी स्क्रीन एक साथ झपकी। दोनों मॉनिटर लाल हो गए। क्रिटिकल सिस्टम एरर। उसके ऑफिस की हर स्क्रीन पर एक ही चेतावनी थी, सिस्टम फेलियर, कोर डेटाबेस नष्ट। तभी उसकी मेज पर रखा लाल फोन बज उठा, सीधा मोबाइल कंपनी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। एरहू ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से ठंडी आवाज आई, तुम्हारी कंपनी आखिर कर क्या रही है? हमें हजारों शिकायतें मिली हैं और गैर कानूनी चार्जिंग के पक्के सबूत भी। मामला सीधे सरकारी शिकायत विभाग तक पहुंच चुका है। अगर खुद डूबना है तो हमें साथ मत घसीटो। फोन कट गया। एरहू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। फोन फर्श पर फिसलता चला गया। वह मेज के नीचे पड़ा, ऊपर लाल स्क्रीन को घूरता रहा। सब खत्म हो गया। वह बुदबुदाया, वह लड़का शैतान है। 5 मिनट बाद मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था एरहू। मैंने 2 बार रिंग होने दी, फिर कॉल उठा ली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। बॉस, फैन, एरहू लगभग रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई, कृपया इसे रोक दो। उसकी आवाज कांप रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम रास्ते में है। अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसे डर समझ में आ चुका था। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया। जब तुमने पासवर्ड बदला था तब तो काफी आत्मविश्वास में थे, एरहू बोला। मैं बेवकूफ था। अगले ही पल फोन में थप्पड़ की आवाज आई। वो खुद को मार रहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर तक उसे खुद को सजा देने दी। फिर मैंने कहा, डील वही रहेगी, 50-50। उधर से एरहू जल्दी जल्दी बोलने लगा, 70% ले लो, 80% भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रिपोर्ट वापस ले लो और सिस्टम अनलॉक कर दो। जो चाहोगे दूंगा। मैंने बिना भाव बदले कहा, पहले 5 लाख युआन कैश लेकर आओ, 30 मिनट इंटरनेट कैफे। अगर 1 युआन भी कम हुआ तो जेल में बैठकर सोचते रहना। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। एरहू लगभग चिल्लाया और तुरंत फोन काट दिया। मैंने फोन नीचे रखा। दापिंग अब भी मुझे मुंह खोले देख रहा था। एक बड़ा बैग तैयार करो, मैंने कहा। मैं फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। आज ये शहर मुझे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आधे घंटे बाद एरहू इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर दिखाई दिया। चेहरा लाल, शर्ट पूरी पसीने से भीगी हुई, हाथ में भारी काला बैग। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान ही ना हूं। उसने बिना कुछ कहे बैग मेज पर रख दिया। उसकी ठुड्डी से पसीना टपक रहा था। दापिंग की आंखें पूरी तरह फैल गईं, जैसे वह सांस लेना ही भूल गया हो। 100 युआन की 50 गड्डियां मेज पर एकदम करीने से रखी हुई थी। मैंने उन्हें गिनने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने कुछ लाइनें कोड की लिखी और एंटर दबा दिया। हो गया। सिस्टम फिर से ऑनलाइन था। लेकिन एरहू एक बात नहीं जानता था, रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी थी, बस उसका हल्का वर्जन, इतना कि उसे सिर्फ जुर्माना भरना पड़े। मुझे अभी उसकी कंपनी की जरूरत थी। एरहू के जाने के बाद मैं मेज पर रखे 5 लाख युआन को देखता रहा।
आज की कमाई जोड़कर कल तक मेरे पास 10 लाख युआन होंगे। यूचू के परिवार का पूरा कर्ज चुकाने के लिए काफी। तभी मेरा फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर बीजिंग से। मैंने कॉल उठाई। क्या मैं मिस्टर क्यू से बात कर रही हूँ? सोल लिंक के डेवलपर। उसकी आवाज तेज और आत्मविश्वास से भरी थी, ऐसी आवाज जो कभी ना सुनने की आदी नहीं होती। हम टीएक्स की इन्वेस्टमेंट टीम से बोल रहे हैं। आपके प्रोडक्ट के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। क्या आप इसे बेचने में रुचि रखते हैं? मेरी आंखें हल्की सी कुड़ गईं। वो बिना रुके बोली, अगर आपने मना किया तो कल तक आपका प्रोडक्ट पूरे इंटरनेट से गायब हो जाएगा। मैंने फोन थोड़ा कसकर पकड़ लिया, फिर मुस्कुरा दिया। तो आखिरकार शुरुआत हो ही गई। मुझे अपना पिछला जीवन साफ याद था। 2008 का टीएक्स, कॉपी करने का बादशाह। जिस भी छोटे प्रोडक्ट पर उसकी नजर पड़ती, उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते। या तो सस्ते में उसे बेच दो, या फिर इंतजार करो जब तक वह उसे कॉपी करके अपने करोड़ों यूजर्स के सामने लॉन्च न कर दे और तुम्हारा बिजनेस खत्म न हो जाए। यही उस दौर का नियम था और ज्यादातर लोगों के पास लड़ने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। सच कहूं तो मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज रात से पहले अपना फायरवॉल अपग्रेड कर लेना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। 5 लाख युआन बैग में भरे, उसे कंधे पर टांगा। उस बड़ी कंपनी का क्या? दापिंग ने पूछा। उन्हें थोड़ी देर और बहादुर महसूस करने दो, मैंने जवाब दिया। मैंने दरवाजा खोला और दापिंग के साथ बाहर निकल गया। धूप हमारे ऊपर गर्माहट के साथ पड़ रही थी। बड़ी कंपनियां अपने आकार के दम पर दुनिया पर राज करती थीं, लेकिन असली हुनर वह चीज थी जिसकी नकल वे कभी नहीं कर सकते थे। अस्पताल का लंबा कॉरिडोर सफेद रोशनी में शांत पड़ा था। एक डॉक्टर बिना रुके हमारे पास से निकल गया। चारों तरफ दवाइयों और सफाई वाले केमिकल की गंध फैली हुई थी। यूचू इमरजेंसी रूम के बाहर बेंच पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, दोनों हाथ कसकर जुड़े हुए, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। पिछली रात की बारिश की मिट्टी अब भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के निचले हिस्से पर लगी हुई थी। वह पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। उसके पास ही उसकी माँ लियू पिंग पिंग दीवार से लगी हुई धीरे धीरे रो रही थी। उनके हाथ में कागजों का मोटा पुलिंदा था, कर्ज वसूली के नोटिस, इतने सारे कि जैसे ईंट का टुकड़ा हो। माँ रोइए मत, यूचू ने सूखी आवाज में कहा। वह खुद चुपचाप बैठी रही, जबकि उसकी माँ उसके बगल में रोती रही। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन लियू पिंग पिंग ने सिर हिला दिया। कौन सा रास्ता? उन्होंने लाल सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। ऑपरेशन के पैसे तो किसी तरह जुट गए, लेकिन जिन लोगों से हमने उधार लिया था उनका अभी फोन आया था। उन्होंने कहा है अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वे हमारा घर ले लेंगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा। इस बार हमारा परिवार सचमुच खत्म हो गया। यूचू ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून का स्वाद आने लगा। उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर से कदमों की आवाज गूंजी। उसने सिर उठाया। हम दोनों मोड़ से बाहर आए। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। बेंच पर बैठी यूचू और उसके पास रोती हुई उसकी माँ। दापिंग मेरे पीछे पीछे तेज सांसें लेता हुआ चल रहा था, लेकिन मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। यूचू खड़ी हो गई। उसकी माँ ने आंसुओं भरी आंखों से हमारी तरफ देखा। चेहरे पर साफ उलझन थी। जैसे ही यूचू ने मुझे पहचाना, उसकी आंखें फैल गईं। मैं सीधे बेंच तक गया और उनके सामने रुक गया। बिना कुछ कहे मैंने कंधे से बैग उतारा और बेंच पर रख दिया। धम, शांत कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंज उठी। इसमें 5 लाख युआन हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे मौसम का हाल बता रहा हूँ। शांत, साधारण, मानो इसमें कुछ खास ही ना हो। लियू पिंग पिंग रोना भूल गई। दोनों माँ बेटी बैग को घूरने लगी। बूढ़ी महिला ने मुंह खोला, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मैंने बैग की जिप खोल दी। अंदर 100 युआन के लाल नोटों की गड्डियां किनारे से किनारे तक भरी हुई थीं। यूचू उस पैसे को ऐसे देख रही थी जैसे सपना देख रही हो। 50 गड्डियां पुराने कैनवास के बैग में ठूंसी हुई और अस्पताल के कॉरिडोर में खुली पड़ी थीं। मैंने लियू पिंग पिंग की तरफ देखा। आंटी, ये 5 लाख युआन कैश है। सबसे पहले उन लोगों का कर्ज चुकाइए जो आपको धमकी दे रहे हैं, बाकी सब बाद में। मैंने छोटी सी एक गड्डी निकाली और धीरे से उनके हाथों में रख दी। बाकी पैसे अंकल के ऑपरेशन के बाद के इलाज के लिए हैं। लियू पिंग पिंग बिल्कुल जड़ हो गई। पहले उन्होंने अपने हाथों में रखा पैसा देखा, फिर मेरी तरफ, फिर वापस पैसे की तरफ। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनके कांपते हाथ मेरे कॉलर को पकड़ चुके थे। बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए आंटी, हर एक युआन पूरी तरह साफ। मैं यूचू की तरफ मुड़ा। वह अब भी बेंच के पास खड़ी थी, मानो समय वहीं रुक गया हो। मैंने छोटी सी एक गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। कल जो तुमसे उधार लिया था उसकी पहली किस्त, ब्याज समेत। इतना सुनते ही उसके आंसू रुक नहीं पाए। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरी असली पहचान पढ़ लेना चाहती हो। लिन फैन, उसने धीरे से कहा। तुम आखिर हो कौन? अब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। कल तक मैं उसके लिए सिर्फ क्लास के पीछे बैठने वाला एक साधारण लड़का था, और आज मैंने उसकी पूरी फैमिली की कई सालों की कमाई से भी ज्यादा पैसा उसके सामने रख दिया था। जैसे कोई जादू हो, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वहां डर नहीं था, बस इतना गहरा भ्रम था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या सोचे। मेरे पास उसे सब कुछ समझाने का समय नहीं था, और सच उसे और भी डरा देता। इसलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ लो। भविष्य की एक महान फिजिसिस्ट 5 लाख युआन से कहीं ज्यादा कीमती होती है। उसे फिजिसिस्ट शब्द का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मेरी बात का असली मतलब समझ आ गया। मैं उस पर भरोसा करता था और उसे अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं था। कांपते हाथों से उसने बैग पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका वजन महसूस किया, उसका हाथ नीचे झुक गया।
5 लाख युआन नकद। लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा भारी होते हैं। पास खड़ी ल्यू पिंगपिंग ये सब देख रही थी। कई दिनों बाद पहली बार उनके चेहरे से घबराहट कम होती दिखाई दी। उन्होंने मुझसे रसीद लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और मुड़कर चल पड़ा। दापिंग तुरंत मेरे साथ हो लिया। अस्पताल से बाहर निकलते ही शाम की ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकराई। दापिंग वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया, सांसें अब भी तेज चल रही थीं। बॉस, वो हाँफते हुए बोला, वो पूरे 5 लाख थे, आपने ऐसे ही दे दिए, रसीद तक नहीं ली। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने उसे कुछ पल तक सोचने दिया, फिर जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और शांत सड़क की तरफ देखने लगा। पिछले जीवन की पुरानी आदत। हालांकि यह जवान शरीर अब भी उसके स्वाद का आदी नहीं था। वह पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, मैंने कहा। दापिंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने सिगरेट उंगलियों में पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टीएक्स की नजर कब से हम पर है? इतना तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। दापिंग बुदबुदाया, फोन पर आपने उनसे काफी टक्कर ले ली थी। मैंने आंखें हल्की सी कोड़ ली। उन्होंने अपनी चाल चल दी है। मैंने फोन निकाला। सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ बता रहे थे। जो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था वह 10 मिनट पहले अचानक नीचे गिर गया था। एक्टिव यूजर्स सीधे आधे, 50% गायब। बस ऐसे ही। दापिंग झुककर स्क्रीन देखने लगा। नंबर देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने शांत होकर मैसेजिंग ऐप खोला, हमारा डाउनलोड लिंक एक ग्रुप में भेजा। जैसे ही मैसेज गया, स्क्रीन पर लाल चेतावनी उभर आई, लिंक ब्लॉक्ड, सिक्योरिटी रिस्क डिटेक्टेड। उन्होंने सिर्फ हमारी स्पीड कम नहीं की थी, उन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म से हमारा हर निशान मिटा दिया था। मैंने सीधे सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश की। एड्रेस लोड होता रहा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं। डीडीओएस अटैक। वे नकली ट्रैफिक भेजकर हमारे सर्वर को डुबो रहे थे। मैंने सिगरेट की राख झाड़ दी। बड़ी कंपनियों का वही पुराना तरीका, लिंक ब्लॉक करो, सर्वर गिराओ, ट्रैफिक रोक दो। अभी सबसे बड़ी ताकत ट्रैफिक है और देश का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म उन्हीं के पास है। जिस पल वे अपनी चैट ऐप में तुम्हारा लिंक ब्लॉक कर दें, उसी पल तुम्हारी आवाज बंद। हम जैसी छोटी टीम के लिए इसका मतलब होना चाहिए मौत। दापिंग ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तो बस सब खत्म? उसने फोन दिखाया। एरू का भी मैसेज आया है, मोबाइल डेटा के सारे चैनल बंद हो चुके हैं। वो पागल हो रहा है। मैंने सिगरेट फेंकी और खड़ा हो गया। जितना जोर से वे हमला कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वे हमसे डर रहे हैं। टीएक्स जैसी कंपनियां अगर तुमसे नहीं डरती तो तुम्हें इग्नोर कर देती हैं या तुम्हारी कॉपी बना लेती हैं। गंदे तरीके तभी अपनाती हैं जब दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाती। चलो, मैंने कहा, वापस इंटरनेट कैफे। दापिंग पलकें झपकाने लगा। क्यों? मैं मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान बिल्कुल ठंडी थी। उनसे लड़ने नहीं, उन्हें एक गिफ्ट देने। उसी समय शेंजेन। शाम के आसमान के नीचे टीएक्स का विशाल कॉर्पोरेट टावर चमक रहा था। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर वांग लाऊ अपने बड़े से ऑफिस में कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। हाथ में कॉफी का कप था। सामने उसका टेक लीड रिपोर्ट दे रहा था। उनका सर्वर पूरी तरह दब चुका है। वह मुस्कुराया। हमारे प्लेटफॉर्म पर उनका हर लिंक ब्लॉक हो चुका है। अभी वे पूरी तरह खत्म है। वांग लाऊ ने धीरे से कॉफी की चुस्की ली। कुछ पल चुप रहा, फिर कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का है, अपनी औकात नहीं जानता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वह ऐसा आदमी हो जिसे कभी किसी चीज ने चौंकाया ही ना हो। टेक लीड तुरंत बोला, सोचता है किसी छोटे से ऐप से हमें चुनौती देगा? वांग लाऊ दोनों हाथ मेज पर रखकर आगे झुक गया। इस इंडस्ट्री में जिसे हम मारने का फैसला कर लें वह मरता ही है। टेक लीड थोड़ा झिझका। सर, एक बात है, हमने उनके कोर कोड को खोलने की कोशिश की। उनका स्मार्ट सजेशन सिस्टम, उसका लोकल डेटाबेस मिला ही नहीं। उसने दीवार पर बने नेटवर्क मैप की तरफ इशारा किया। वह रियल टाइम में किसी बहुत बड़े क्लाउड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारे इंजीनियरों ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की। सबसे अच्छा रिजल्ट भी उसकी स्पीड का सिर्फ 10वां हिस्सा था। वांग लाऊ ने भौहें सिकोड़ ली। तो सर्वर पर हमला जारी रखो, रुकना मत। कल तक हमारा अपना मैचिंग फीचर लाइव होना चाहिए और बिल्कुल उसी जैसा दिखना चाहिए। टेक लीड तुरंत झुक गया। जी सर। वांग लाऊ खिड़की के पास जाकर शहर को देखने लगा। उसके लिए ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी कभी भी पैसे और ट्रैफिक से नहीं जीत सकती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय एक पुराने इंटरनेट कैफे के वीआईपी रूम में मैं 3 मॉनिटर के सामने बैठा था। मेरी उंगलियां बिजली की तरह कीबोर्ड पर चल रही थीं। कमरे में सिर्फ मॉनिटर्स की नीली रोशनी थी। यही मेरा युद्ध क्षेत्र था। स्क्रीन पर हरे रंग का कोड तेजी से भरता जा रहा था। यह साधारण प्रोग्रामिंग नहीं थी, ये मशीनों की असली भाषा के बेहद करीब थी। मेरे फोन पर मौजूद एआई असिस्टेंट लगातार रिपोर्ट दिखा रहा था। टीएक्स का स्कैनर बहुत पुराने नियमों पर काम करता था, सीधे साधे डिटेक्शन सिस्टम। मैं रिपोर्ट की हर लाइन पढ़ रहा था और लगातार टाइप करता जा रहा था। फिर मुझे वो दरार दिखाई दी। अगर उनका स्कैनर किसी बहुत जटिल फाइल से टकराता तो टाइम आउट हो जाता और पूरी फाइल को बिना जांचे छोड़ देता। 2008 का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अब भी साधारण ब्लॉक और अलाउ लिस्ट पर चल रहा था।
अगर फाइल को पर्याप्त सुरक्षा लेयर में लपेट दिया जाए तो उनके पूरे सिस्टम को आराम से पार किया जा सकता था। मैंने फोन की स्क्रीन देखी और तुरंत समझ गया क्या करना है। अगर उन्होंने मेरा सामने का दरवाजा बंद किया है तो मैं पीछे से अंदर जाऊंगा। मैंने दापिंग की तरफ देखा। फोरम्स पर जितने भी फेक अकाउंट बनाए थे सब में लॉगिन करो, हर प्लेटफॉर्म, हर अकाउंट। दापिंग चौंक गया। हर फोरम? क्या पोस्ट करना है? एक फ्री अपडेट, मैंने कहा। मेरा दिमाग उनसे 3 कदम आगे चल रहा था। TX ने अभी अभी अपना नया मैचिंग फीचर लॉन्च किया था। जल्दबाजी में बनाई गई हमारी सस्ती कॉपी। सिर्फ आधा घंटा पहले मैंने उसे स्क्रीन पर खोला। नाम था चैट मैच। उनकी मैसेजिंग ऐप के अंदर बना हुआ नया फीचर, यूजर प्रोफाइल, मैचिंग स्कोर, हमारे जैसे ही फीचर्स और पूरी तरह फ्री। यही तरीका था जिससे बड़ी कंपनियां लड़ती थीं। सब कुछ कॉपी करो, कुछ भी चार्ज मत करो और अपने विशाल यूजर बेस से सामने वाले को कुचल दो। लेकिन मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने AI से कहा, कोड जनरेट करो। कोड नेम ट्रोजन एप्पल। प्लान बेहद आसान था। मैं एक छोटा सा टूल बनाऊंगा, चैट मैच एक्सेलरेटर। ये दावा करेगा कि वह TX के नए मैचिंग सिस्टम के VIP फीचर्स मुफ्त में अनलॉक कर सकता है, बिना पैसे दिए। देखो कौन तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता है, ऐसी चीज जिस पर लोग क्लिक किए बिना रह ही नहीं सकते। AI तुरंत काम में लग गया और मेरा असली कोड उसके अंदर गहराई से छिपा हुआ था। ये दुनिया की सबसे पुरानी चालों में से एक थी। लोगों को वही दो जो वे चाहते हैं और उसी तोहफे के अंदर अपना हथियार छिपा दो। 2008 में आम यूजर्स को हैक टूल्स और चीट एप्स डाउनलोड करना बहुत पसंद था। फ्री शॉर्टकट्स का लालच छोड़ना लगभग नामुमकिन था। और सबसे मजेदार बात, मेरा टूल सच में काम करता था। ये वास्तव में TX के कुछ फीचर्स को अनलॉक कर देता था, क्योंकि वह उनके सिक्योरिटी सिस्टम की उन कमियों का इस्तेमाल करता था जिन्हें उन्होंने अभी तक ठीक ही नहीं किया था। लेकिन ऊपर से जितना दिखाई देता था, अंदर उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ था। जैसे ही कोई मेरा छोटा सा टूल चलाता, उसके अंदर छिपा असली कोड चुपचाप एक्टिव हो जाता, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के, और अपना काम शुरू कर देता। वह सिर्फ 20 किलोबाइट का एक छोटा सा ड्राइवर इंस्टॉल करता। न वह किसी का डेटा चुराता, न किसी फाइल को नुकसान पहुंचाता। दापिंग मुझे हैरानी से देखने लगा। तो फिर ये असल में करता क्या है? बस एक काम, मैंने जवाब दिया। जब भी कोई अपना फोन कंप्यूटर से चार्ज करने या गाने कॉपी करने के लिए जोड़ेगा, ये ड्राइवर उसके फोन में एक छिपी हुई सर्विस इंस्टॉल कर देगा। उस सर्विस का नाम था लिंशी। मैंने उसे शुरू से दोबारा बनाया था और इस तरह छिपाया था जैसे वह फोन के अपने सिस्टम का ही हिस्सा हो। मैं टाइप करता रहा और साथ साथ समझाता भी गया। ये कोड फोन की सिस्टम फाइलें चुपचाप बदल देगा और TX की चैट ऐप पर जाने वाला हर रिक्वेस्ट सीधे मेरे सर्वर पर भेज देगा। TX जिन यूजर्स को पैसे खर्च करके लाएगा, वे आखिर में मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। दापिंग का मुंह खुला रह गया। ये तो पागलपन है। वह कुर्सी पर जड़ होकर बैठा रह गया, अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने आखिर किया क्या है। इसे कहते हैं टेक्निकल काउंटर अटैक, मैंने कहा और टाइप करता रहा। फिर मैंने एंटर दबाया। पैकेज तैयार था और उसी पल वह पूरे नेटवर्क में फैलना शुरू हो गया। 10 मिनट बाद हर हैकर फोरम, हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइट नई पोस्टों से भर गई। चैट मैच फ्री क्रैक वर्जन लीक्ड। सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रिप्लाई आ चुके थे। हर पोस्ट में साफ डाउनलोड लिंक था और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड। सबसे बड़ी बात, टूल सच में काम करता था। असली मैचिंग रिजल्ट, असली नाम। इसलिए लोगों ने बिना झिझक उस पर भरोसा कर लिया। स्क्रीनशॉट्स, रिव्यू हर प्लेटफॉर्म पर भरने लगे। 1 घंटे के अंदर पोस्ट वायरल हो चुकी थी। डाउनलोड काउंटर 10,000 पार कर चुका था और लगातार ऊपर जा रहा था। उधर शेनजेन में TX के हेडक्वार्टर में एक कर्मचारी भागता हुआ ऑफिस में घुसा। टेक लीड मुस्कुराते हुए वांग लावू के कमरे में आया। सर, हमारा चैट मैच 1 मिलियन विजिट्स पार कर चुका है। वांग लावू कुर्सी पर पीछे टिक गया और विजेता वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हमें कोई नहीं हरा सकता, उसने कहा। वो लड़का खत्म हो चुका है। वह खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाए। आज रात सेलिब्रेशन डिनर, सी फूड, सब मेरी तरफ से। लेकिन वह जश्न कभी शुरू ही नहीं हो पाया। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर कुछ अजीब होने लगा। 2 घंटे बाद टेक डिपार्टमेंट के फोन लगातार बज रहे थे। एक इंजीनियर भागता हुआ टेक लीड के पास आया। सर, बैकएंड डेटा में कुछ गड़बड़ है। हमारे पास लाखों एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन डेटाबेस में एक भी यूजर रिकॉर्ड नहीं है। टेक लीड वहीं रुक गया। क्या मतलब? इंजीनियर जल्दी जल्दी बोला। यूजर्स हमारे फीचर्स खोल रहे हैं, लेकिन सारा डेटा गायब हो रहा है। वह किसी दूसरे सर्वर पर रीडायरेक्ट हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। ये नामुमकिन है, टेक लीड चिल्लाया। उसी समय विशाल मॉनिटरिंग स्क्रीन पर ऐसा पैटर्न उभरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। TX का ट्रैफिक तेजी से गिर रहा था। लाखों कनेक्शन उनके अपने सर्वर छोड़ रहे थे और एक ही IP एड्रेस की तरफ जा रहे थे। उन्होंने तुरंत उस IP को ट्रेस किया। जो वेबसाइट खुली वो बिल्कुल चैट मैच जैसी दिख रही थी, लेकिन सबसे नीचे छोटे से ग्रे रंग के अक्षरों में लिखा था, पावर्ड बाय लिनफैन, थैंक यू फॉर द ट्रैफिक।
मिस्टर पेंगुइन। वांग लाऊ के हाथ से कॉफी का कप छूट गया, फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो चुका था। हैकर्स, वे पूरी ताकत से चिल्लाया। अभी पुलिस को फोन करो। टेक लीड की आंखों में आंसू आ गए। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे सर्वर पर हमला नहीं किया। यूजर्स ने खुद वो ड्राइवर डाउनलोड किया है। वे अपनी मर्जी से ट्रैफिक वहां भेज रहे हैं। उसने कांपते हाथ से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। और सबसे बड़ी समस्या, वो ड्राइवर वायरस भी हटाता है और फोन की स्पीड भी बढ़ा देता है। कोई भी उसे हटाना नहीं चाहता। वो थककर कीबोर्ड पर झुक गया। यूजर्स उसे डिलीट करने के बजाय रखना पसंद कर रहे हैं। किसी ने धीरे से कहा, यह जहरीला सेब है। एक बार काट लिया तो फिर कभी थूका नहीं जा सकता। स्क्रीन पर लाल ग्राफ सब कुछ बता रहा था। टीएक्स का ट्रैफिक लगातार उनके प्लेटफॉर्म से निकलकर मेरे पास आ रहा था। उधर इंटरनेट कैफे में मैं अपने 3 मॉनिटर्स के सामने बैठा सब देख रहा था।